अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। यार आज सुबह से ना पता नहीं या कल शाम से कुछ डिप्रेस सी हो गई हूँ मैं, कुछ टेंशन में आ गई हूँ। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी मेरी पुरसकून है। और लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं कभी कभी जो है मुझे भी डिप्रेस कर देते हैं। कल एक वीडियो देखी यार मैंने, अगरचे ये वीडियो जो मैंने देखी वो 26 फेब की थी और 2-3 दिन से मेरी नज़रों में आ रही थी, लेकिन मैंने अहमियत नहीं दी। सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, ये हो गया, कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, मेरी आदत है। लेकिन कल मैंने जब वो वीडियो खोली और वो एक इंडिया की एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल है और जिसने मुबीना तौर पर मैं कहूँगी कि जहेज के मुतालबे और अज़वाजी झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और ये वो वीडियो है जब वो हयात है, जिंदा है और वो कुछ लफ्ज़ अदा कर रही है। और मैं सोच रही थी कि मैं यकीनन अपने नाज़रीन के साथ, देखने वालों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके कुछ वर्ड इस तरह के थे कि अगर वो मुझसे आज़ादी चाहता है तो उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी अब यहीं तक है। मुझे खुशी है कि मैं अल्लाह ताला से मिलूंगी। मैं उससे पूछूंगी, अल्लाह ताला से पूछूंगी कि मैं कहाँ गलत थी। मुझे अच्छे वालिदैन मिले, मुझे अच्छे दोस्त मिले, फिर मेरे मुकद्दर में ही कोई खराबी है। मैं खुश हूँ, मैं इत्मीनान से अलविदा कह रही हूँ। अल्लाह से दुआ करूँगी कि मुझे दोबारा कभी भी इंसानों का चेहरा ना देखना पड़े। यार कितना बड़ा अलमिया है यार। जब मैंने ये बात पढ़ी कि इंसानों का चेहरा, हम कितने मकर फरेब के चेहरों के साथ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दोस्त नुमा कहीं कहीं दुश्मन लगता है, मुझे लगता है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। यार एक बच्ची इतनी सिंसियर अपने रिश्ते के साथ, अपने हस्बैंड के साथ 2.5 साल हुए थे उसकी शादी को, लेकिन क्योंकि जहेज नहीं लाई और ये बात इल्म में थी उन लोगों को कि वो एक दर्जी की बेटी है और वो कहाँ एक जहेज अफोर्ड कर सकते हैं, 10 लाख की डिमांड। अब बात ये है, यकीनन मैं माहिर नफ्सियात को भी हम नेक्स्ट उसमें बुलाएंगे और इस पे मैं पूरा शो करना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये दूसरी बच्चियां ऐसा करें कि कुछ, यार ये तो कुछ है नहीं, खुदकुशी तो है नहीं। उसने वीडियो ऐसे बनाई और अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए, देख, और मैं गई और छलांग लगा दी उसने नहर में या दरिया में और उसके बाद वो खत्म हो गई। अगरचे उसकी लाश ढूंढ ली गई। यार ये चीज हमने इसको बढ़ाना नहीं है। क्या वो लड़की कुछ, या उसके घर वालों का आपस में इतना वो नहीं था, या वो अपनी बात किसी को कह नहीं सकी या बता नहीं सकी। यार मौत ही मसले का हल नहीं है। बताने का मकसद ये है कि यार मसले खत्म नहीं होते। आप मर गए तो क्या पेरेंट्स का सोचा आपने, उन पे क्या गुजरेगी? तो यार ये बहुत ही अफसोस हुआ मुझे, चाहे वो बच्ची कहाँ भी है, भारत में है, इंडिया में है, राजस्थान में रहती है, आयशा नामी लड़की है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ यार। और जब मुझे एहसास हुआ कि यार 8 मार्च है, ख़वातीन मार्च करती हैं, तो कुछ इस पे क्यों नहीं करती यार, इस पे क्यों नहीं कुछ बोलती आप? क्यों बच्चियां जो है मजबूर हो जाते हैं, वालिदैन मजबूर हो जाते हैं? कुछ अलग स्लोगन बनाओ इस मर्तबा, इनके लिए आवाज उठाओ। क्यों बच्चियां अपनी जानों से हाथ धोती हैं, अपने पेरेंट्स को खुशहाल देखना चाहती हैं? वो नहीं देखना चाहती कि वो तड़प रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं इस जहेज को। तो जहेज के ही खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? कोई कानून क्यों नहीं बनाए जाते, कवानीन क्यों नहीं बनाए जाते कि ताकि कोई भी आयशा इस तरह खुदकुशी ना करे? तो बस यार इसी बात से मैं बहुत दुखी भी थी और मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर शेयर करूं। और वाकई इंसान जो है अपने मकरो फ्रेम में इंसान इतना ढला हुआ है चेहरे के, हमें पता ही नहीं चलता यार। देखिए अब फ्रेम में आई और शादी की और वो तो सिंसियर थी अपने हस्बैंड के साथ, और हस्बैंड ने पता है क्या कहा? 70 मिनट उस हस्बैंड के साथ बात और उसने कहा कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मर जाओ कहीं जाकर, और जब मर जाना तो मुझे वीडियो भेज देना। उसने कहा देख ले मेरे। तो क्या दिखाया? उसको क्या फर्क पड़ना है? आपने सोचा कि उसको क्यों नहीं अजियत मिली जिस बंदे ने ये कहा?
اس بندے کی خاطر آپ مر رہے ہو. یار نہیں، ایسا نہیں کرنا. بہت ساری بچیاں دیکھ رہی ہیں، بہت سارے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں. یار اب ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے، ایسے قوانین بنائے جائیں. جہیز جو ہے لعنت ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے. اس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیاں ختم کر لیتے ہیں. یار یہ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کرا دوں. اور میرے ساتھ ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کی شعبہ خواتین کی مسرت غازی صاحبہ ہیں. ویلکم کہیں گے، خوش آمدید. تھینک یو جی، آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں اسد عاقب ہیں جو کہ ڈرامہ ایکٹر ہیں، شاعر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، تھیٹر ایکٹر ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ اللہ حافظ کرم آپ سے. واقعی ہوتا ہے، آپ تو لکھتے ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، کبھی کبھی اس طرح کے موضوع اگر آ جائے کتنا بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے یار. واقعی اصل میں بات صرف انسان کے ذہنی اپروچ کی ہے کہ وہ کس بات کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. بالکل. اس کو حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج میری زندگی میں خوشیاں ہیں تو کل غم ضرور آنے ہیں. بالکل. اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں. آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ خوشیوں کو خوشی سے ایکسیپٹ کرو، اسی طرح آپ غم کو بھی خوشی سے ایکسیپٹ کرو. یہ سوچ کر ایکسیپٹ کرو کہ یہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، ٹل جائیں گے. میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا، میں خود بھی کافی ایموشنل ہو گیا اور مجھ سے اس وجہ سے بولا نہیں جا رہا. یہ واقعی بہت بہت بڑا المیہ ہے. بالکل. کہ ایک بچی جس کے والدین اس کو جہیز پورا نہیں کر پائے اور آگے والے جو مرد ہے اس کا، او مائی گاڈ، کہ وہ کس طرح اس کو کر رہا ہے، ٹارچر کر رہا ہے کہ مجھے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. حالانکہ یہ بات میں سمجھتا ہوں انتہائی گھٹیا سوچ ہے یہ. بالکل. اور اس کے خلاف واقعی آواز اٹھانی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ تھرو آؤٹ اس پہ بات کرنی ہے. اس جو ہے لانگ مارچ یہ ہے، یا میں کہتی ہوں خواتین کا جو مارچ ہے باقاعدہ، یار اس میں بات کرنی ہے. آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے تاکہ کوئی بھی عائشہ اس طرح خودکشی نہ کرے. بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. اور اس حوالے سے مسرت صاحبہ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. نہیں، اس بات کا تو میری بیٹی نے مجھے پرسوں دکھایا اور دیکھا تو واقعی وہ بھی رو پڑی تھی. یہ کہہ رہی مما آپ یہ دیکھیے کہ ہے نا کس طریقے سے، اور واقعی وہ اتنی سمپل لڑکی تھی، اتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا. تو اس کو دیکھ کے میں دیکھ رہی تھی، اتنی میں سیڈ ہو گئی نا، میں خود رو پڑی. ظاہر سی بات ہے، میں خود ایک ماں ہوں، پھر ایک بیٹی بھی تھی. تو ہر ماں باپ کا یہی ہوتا ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جس وقت یہ لوگ آتے ہیں، رشتہ لینے آتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، ہر پورا ایک طریقے سے ان کو بیک گراؤنڈ پورا پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. سب سے بڑا جہیز لڑکی خود ہے. بالکل. وہ خود ہے، تمہارے گھر کو آ کے چلا رہی ہے، تمہارے گھر کا ایک ماحول تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. کیونکہ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کو خود کو بھی ماحول پسند نہیں آتا، لیکن وہ اس کو بالکل ہے نا ایک طریقے سے تراش دیتی ہے. بالکل تراش دیتی ہے. تو ابھی ہم بیٹیاں لڑکیاں جو ہیں ہم بھیڑ بکری ہیں کیا؟ بالکل بالکل. جنہیں خچر کی طرح انہیں بھی پیار سے جو ہے چرواہا اتنے پیار سے لے کر جاتا ہے. بالکل. لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ تو ایک بے جان اشیاء ہے، ساری چیزیں یوں ہی کی یوں ہی رہی. اب خدا نخواستہ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، سارا سامان جل گیا، کہاں سے لے کر آئے؟ بالکل. انسان کی اہمیت اور قدر کرنا سیکھیں. نہیں، یہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ انسان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، بے جان چیزوں کی ویلیو ہے. بالکل بالکل. کافی ایسی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہے نا فیملیز میں شوہر بھی تھپڑ مار دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ سامنے بیٹھے رہیے. آنکھوں دیکھا ہے، کافی قریبی دیکھا ہوا ہے. اور ذرا سا ہوا ساس ہے کہ ساس بھی ایک لڑکی آتی ہے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کو ماں بہن بھائی سب ملتے ہیں. تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ٹائم نہیں دیتی اپنے باپ کو سمجھنے کی، بلکہ ایک پورا گھر ہوتا ہے، وہ تنہا آتی ہے، ایک پورا گھر ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ بھی وہ اس کو سمجھے. لڑکی اس کو آہستہ آہستہ سمجھے. اتنی جلدی وہ جو ہے اپنے اگر فیملی مطلب اس میں بھی جائے گی تو وہاں بھی ان کو سمجھنے میں جو ہے اس کو ٹائم لگے گا. پھر غیر تو پھر غیر ہی ہوتے ہیں گے، وہاں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. کچھ رسمیں، یہ رسم ہے نا بن گئے یار. ہم پاک و ہند اکٹھے رہے، وہاں یہ تھا کہ جہیز لینا ہے، ہر حال میں جو ہے جہیز ہوگا. تو یہ رسمیں کچھ جو ہم نے اڈاپٹ کی تو وہ وبال جان بن گئی ہیں. بہت زیادہ
बिल्कुल बहुत ज्यादा। अब कहाँ से आजकल ये है कि हर चीज का है, वो कहते हैं जी हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लड़की आई आपने किन किन चीजों में कोर्स किया है, ठीक है, हर बच्ची नहीं कर सकती कोर्स हर चीज का, नहीं इन्होंने किसी चीज का कोर्स लिया क्या, हमें रिश्ता पसंद, बिल्कुल तुम्हें लड़की से शादी करनी है, उसके कोर्स से करनी है, उसको खुद आ जाएगा। मैंने देखा है, मेरी नेबर में थी एक, कुछ भी नहीं आता था, तो कुकिंग वगैरह मेरे से उन्होंने सीखी, तो आज भी वो यही कहती हैं, आज जो कुछ हूँ मैं भाभी की वजह से हूँ। होता है एक दूसरे से हो जाए, जो चीज मुझे नहीं आती मैं उसको है ना पिक करती हूँ, जरूरी नहीं सब कुछ मुझे आता है, मैं बड़ी जल्दी उस चीज को पिक करती हूँ, जो अच्छी चीज होती है मैं उसे करती हूँ पिक। अब रहा ये कि अब शादी का, तो मैं हर मतलब मेरे अपना भी बेटा है उसको भी देखूंगी, तो मैं तो ये मेरा बेटा भी यही कहता है मम्मा मैंने जहेज नहीं लेना, अरे एक बेटा है एक बेटी है, किसके लिए मैं कहाँ रखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हर घराने से यही कहूंगी, कम से कम किसी की बच्ची को देखने जा रहे हो तो कम से कम डिमांड, ये जो डिमांड उनकी नहीं रखे, वो शादी आजकल की महंगाई के दौर में करते हैं, वो समझ देखते हैं कि हम कहाँ से जहेज करें कहाँ से करें। पहले ये था बाहर थे, टेंट लगते थे, शादी हो जाती थी, अब जहेज से ज्यादा बड़ा खर्चा जो है वो हॉल्स वगैरह का हो गया, एक एक चीज गरीब बंदा कहाँ से करेगा। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी इन चीजों पे पाबंदी लगनी चाहिए, बिल्कुल, और जहेज के ऊपर भी लगानी चाहिए पाबंदी के, इतना ठीक है जरूरत है जिंदगी की तुम चीज दे दो, क्योंकि माँ बाप सारी जिंदगी पूरा नहीं करते, शौहर उसको पूरा करता है। बिल्कुल, और ये शौहर की जिम्मेदारी है यार, ये आप एक लड़की आपके घर आ रही है, आपके घर को संभाल रही है, आपको संभाल रही है, आपके पेरेंट्स की लुक आफ्टर कर रही है, पूरे घर को देख रही है यार, बगैर आपने उस पर खर्च किया, और मैं कहूँगी कि काम वाली भी रख ले तो कितना खर्चा कर देंगे, ये सारे काम आप करवा ले, आपके बच्चों को पालती है, पैदा करती है, ऐसा ही यार जनरेशन लेकर चलती है, तो ये कम है यार। अभी भी आप उसकी फैमिली से डिमांड कर रहे हैं कि आपका घर भर दें यार, तो आप इतने बुज़दिल हैं। अब मैं क्या क्या अल्फाज हैं जो मैं कहूँ कि आपके जोरे बाजू में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप अपना हाथ हिला के कमा के घर में कुछ लेकर आए, और डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं। अच्छा जी, बात को आगे बढ़ाते हैं, असद साहब आपकी तरफ चलते हैं और आपसे जानते हैं कितना अरसा हो गया है, स्टार्ट कहाँ से किया, इतने काम कर रहे हैं माशाल्लाह, मल्टी काम कर रहे हैं, एक्टिंग है, स्क्रिप्ट राइटर हैं, शायरी भी कर रहे हैं, तो स्टार्ट यानी कि शौक किस चीज़ का था जिसको स्टार्ट किया आपने? लेकिन जी बात दरअसल ये है कि जो मेरा नज़रिया है, फनकार या तो होता है या नहीं होता, बस कोशिश ये होती है कि वो अपने आप को पहचाने। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे असल में शुरू से माहौल कुछ ऐसा मिला, मेरे मामू की एनजीओ से रिलेशनशिप, तो उनके अक्सर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो वो मुझे शुरू में ही बचपन में, मैं तकरीबन 1-2 क्लास में था, तो उन्होंने मुझे हर प्रोग्राम में इन करना शुरू कर दिया कि जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मैं प्रोग्राम करते करते कभी वो मुझे कोई तकरीर लिख के दे देते थे, वो मैं पढ़ता था, कभी वो मुझे किसी खाके में डाल देते थे, कभी वो मुझे मिली नगमा तैयार करा देते थे। तो इस तरह करते करते बस शौक बढ़ता गया। लेकिन ये है कि बाकायदा सन 2013 में मैंने खुद को महसूस किया कि मैं मेरे अंदर कोई फनकार है जिसे मैंने निकालना है, ठीक, बस उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो थिएटर से स्टार्ट किया? हाँ जी बिल्कुल, 2013 तकरीबन 23 मार्च 2013 को थिएटर था एनजीओ का, जहाँ मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी दाद मिली थी। तो बस मेरा शौक जो है वहाँ से उभरा कि यार ये काम अच्छा है, अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है कि उन्हें इसको निखारें और इसी से इस्तिफादा हासिल करें। तो सीरियस करेक्टर करते हो, कॉमेडी में जाते हो, क्या है, किस तरह के करेक्टर? जो मतलब नेचर तो बहुत सीरियस नहीं, नेचर बहुत सीरियस है, थोड़ी सी लग रही है। बिल्कुल, ज्यादातर सीरियस ही करता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि कॉमेडी भी कुछ हद तक मतलब कोशिश कर लेता हूँ अच्छी कर में। हाँ। और कॉमेडी भी की है। अच्छा, की है जी। तो ये औखा काम नहीं, सीरियस संजीदा तो हम हो जाते हैं यार। आज की कोई भी बात सुन ले यार, कोई भी टेंशन आए तो इंसान जो है अपने ऊपर तारीफ करता है, लगता है मेरा ही ये मसला है। लेकिन हंसाना या हंसवाना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं? मुश्किल है, ये काफी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी काम मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, तो कोशिश करने से हो जाता है। और ये है कि जब आप, जैसे आपने बताया ना कि अगर हम सीरियस से मुझे कैरेक्टर मिला है, हाँ, तो उसको मैं अपने पर तारी कर लेता हूँ। तो अगर मुझे कॉमेडी कैरेक्टर भी मिला तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉमेडी बन जाऊँ। अगर मुझे उसने कहा कि मिस्टर बीन बनना है तो मैं खुद को मिस्टर बीन ही समझूं। अच्छा, गुड। तो
मतलब समझने से ही होता है, इंसान जब अपने ऊपर किसी कैरेक्टर को तारी कर लेता है तो आसान हो जाता है, मुश्किल कितना अरसा हो गया है ये बताओ? तकरीबन 8 साल होने वाले हैं इस 23 मार्च को। माशाल्लाह। और स्क्रिप्ट राइटर भी हो, लिखने का शौक कब हुआ कि अब लिखना भी है मुझे? वो इस तरह से हुआ कि जब मैं अदाकारी की फील्ड में बाकायदा इन हुआ तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया पैशन प्रोडक्शन के नाम से, दोस्तों ने मिलकर। वहाँ हम छोटे छोटे खाके वगैरह किया करते थे। फिर ये है कि पहले हम फिल्म बदी ऐसे कर दिए थे, उसमें कुछ मज़ा नहीं होता। फिर सर ने कहा कि आप जो है ना ऐसा करो कि लिखा करो, हर बंदा लिख के आए। मैं भी लिखता था, फिर वो ये है कि मुझे ज़्यादा दाद मिल जाती थी, तो फिर मैं उसमें भी ज़्यादा इन होना शुरू हो गया। और अल्लाह का शुक्र है अब अच्छा खासा लिख भी लेता हूँ। अभी संडे वाले दिन एक प्रोग्राम था, टैलेंट हंट प्रोग्राम, स्टोरी राइटिंग के हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 2nd पोजीशन आई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कहानियां बना लेते हैं, बिल्कुल, बातें बना लेते हैं, बना लेते हैं जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो फिर अच्छा ये तो है, कभी लिखने का शौक हुआ कि लिखूं, कोई बुक लिख लूं, स्टोरी तो अच्छी बना लेते हैं? नहीं, बुक वगैरह का मेरे ज्यादा इरादे नहीं है, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहता। क्योंकि मेरे सर ने मुझे शुरू में ही समझाया था कि आप किसी एक ही फील्ड को चुनें और उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, फोकस करें। यह है कि साथ साथ और भी शौक पूरे करते रहें, जैसे लिखना हो गया, ये इसे जस्ट एक फॉर्मल रखना है आपने। बेसिकली मैंने महसूस किया कि मैं एक्टर बन सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ, तो अल्लाह की शुक्र उसमें मुझे काफ़ी हद तक पजीराई भी मिलती है, तो मैं बेसिकली एक्टर ही बनना चाहता हूँ। जबरदस्त। मुशर्रफ बुखारी से पूछते हैं, क्या सोचा था कि सियासत में आना है या अचानक आई? नहीं, सियासत का नहीं था, इंटरेस्ट तो खैर मुझे था शुरू से। तो बस ऐसे ही था कि मैं अपने नेबर है, एक बच्चा हुआ था, है फैजान, लेकर आने वाला वो वही है मुझे। तो वो पीपल्स पार्टी के बेनजीर की बड़ी करता था। खैर मैं भी पसंद करती हूँ उन्हें, बहुत अच्छी खातून थी। तो आपस में है ना हम आप बात करते हुए होते थे, मैं उससे ये कहती थी, मैंने कहा फैजान एक दिन देखना पीटीआई में आओगे। तो नहीं आंटी मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा जिस दिन आए दिन मैंने कढ़ाई खानी है और एक है ना जम्बू मैंने बोतल लेकर पीनी। आंटी आप सारी पी लेंगी? मैंने कहा हाँ। 12 फिर वो बच्चा खुद उसने है ना कामरान खोकर से जिक्र किया कि मेरी आंटी हैं, चल यार हमें तो है ना ऐसे लोगों की जरूरत है, आप लेकर आओ। वो खैर मुझे लेकर गए, वहां पर मैं इन हुई। फिर उसके बाद मुझे जो है मेरी आसफा सलीम साहिबा से मेरी मुलाकात हुई। तो मतलब लेकर मुझे कामरान खोकर आए, लेकिन आगे बढ़ाया मुझे आसफा सलीम साहिबा। फिर उसके बाद हमारी एमपी सबीन गुल साहिबा, वो लेकर चली। इनकी वजह से मैं आगे तक मैं आई हूँ, और मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा कोऑपरेट करती हैं दोनों खातून, बहुत अच्छी डिसेंट है। तो बस यही मुझे लेकर आई है आगे तक। अब देखो, हालांकि सियासत कहते हैं कि भाई सियासत में आप है ना कैसे आ गई। मैंने कहा देखो घरेलू सियासत जो है ना बड़ी गंदी है, बेहतर यह है बंदा बाहर निकल के सियासत करे। अच्छा ये मानती है घरेलू सियासत वाकई बहुत गंदी है? ठीक है, तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। बिल्कुल निकलना जरूरी, क्योंकि लेडीज को जो है ना उसका माइंड भी जरा खुलता है, बाहर हर किस्म की लेडीज में बैठना उठना होता है, बाकी जेंट्स हो जो भी हो तो वो देखती हैं। तो सियासत में खवातीन कितने एक्टिव हैं ये बताएं? फंक्शन वंक्शन में तो नजर आती हैं, सेल्फीज बनाते हुए नजर आते हैं, तो वर्क कितना नहीं है? वर्क अपने इलाके की जो मसाइल हैं उनको किस हद तक समझती हैं ये बताएं? नहीं वो तो है, लेकर जाते हैं तो अपने काफी हद तक मतलब है जो भी आता है। तो अब आसफा सलीम साहिबा है, देखिए उनके पास काफी है ना लेडीज ऐसी आती हैं, तो काम करवा के देती हैं वो खुद जाती। मैं उनके साथ होती हूँ अक्सर। ऐसा तो किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी है ना कोई ऐसा मतलब तकरीब है, तो वो पहले है ना काम करती हुई जाती है। काफी उनके पास है ना पेपर्स होते हैं, लोगों के मसले मसाइल पे भी फोकस होता है। इससे बात करते नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त तक में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बात हो रही थी मुशर्रफ साहिबा से, इनसे जानते हैं यार कितनी, मैं कहती हूँ अभी मैं वक्त में बात कर रही थी यार ये मसरूफियत है ये मसरूफियत है, तो सारे मसरूफियत में टाइम निकल जाता है घर वालों के लिए, क्या किस तरह मैनेज करती हैं ये? नहीं मसरूफियत है, मैं पहले जो है ना पहले घर को देखती हूँ। हाँ मैं घर से ना जब कहीं भी जाती हूँ ना, तमाम घर का जो है मैंने कोई मासी नहीं रखी हुई, कोई सारा काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा हाँ, तो सब मैं काम करके ताकि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो।
अभी भी मैं आई ना, मैं नाश्ता वगैरह बना के बेटे को नाश्ता करवाया, बेटी को नाश्ता करवाया और उसको बना के रख कर आई। मैंने कहा बेटा आप नाश्ता कर लेना। ठीक है, ये तो जिम्मेदारी है यार। हाँ। मैं भी सबके जो है नाश्ते बना के खिला के आती हूँ कि फ्री और होके बच्चों को तो वैसे भी जब तक अपने हाथ से ना खिलाओ ना, कहते हैं अपने हाथ से खिलाओ तो सब्र आएगा। अच्छा, गुड, हाँ जबरदस्त। तो माशाल्लाह, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? सोशल होना पड़ता है सियासत में तो बहुत ज्यादा, कहीं पार्टी है, कहीं जाना है, कहीं फौज की, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? अगर मैं किसी फंक्शन में का तो खैर पता होता है, या फिर मुझे पार्टी के हिसाब से अगर मुझे कहीं जाना है तो मैंने कह रखा है कि मुझे एक दिन पहले बताने, मुझे पता होता है ताकि मैं अपना सब है ना तैयार कर लूँ। तो ये होता है कि कुकिंग वगैरह कर के मैं रख देती हूँ, रोटी भी बना के रख कर आ जाती हूँ। ठीक है, तो इतनी मुश्किल मुझे नहीं होती। हाँ, अचानक मुझे जब जाना पड़ जाता है तो उस वक्त फिर यह है कि बाजार से फिर बच्चे मंगा लेते हैं। जिंदाबाद। तो ये तो है, घर बैठे भी खाना मंगा लो, और बच्चे जो है आजकल यही चाह रहे होते हैं। तो क्या अच्छा पका लेती हैं? हम सब हर चीज अच्छी बना लेते हैं। बच्चे हर चीज शौक से खाते हैं? नहीं, बच्चे शौक से नहीं खाते हर चीज, है ना। सब्जी को तो हाथ भी नहीं लगाते, और जबकि मैं कहती हूँ कि सब्जी बनाओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है सब्जी। बात सब्जी होती है, बेटी तो खा लेती है, बेटा मेरा नहीं खाता। बात सब्जी बेटा खा लेता है, लेकिन बात ऐसी होती है जो मुझे पसंद होती है वो मैं बनाती हूँ तो वो नहीं खाते थे। तो ये नहीं कहते कि ये बनी है तो मैं नहीं खा रहा, मम्मा मुझे भूख नहीं है, बस मैं समझ जाती हूँ फिर। तो माँ को ही पता होता है बच्चे क्या पसंद करते हैं या नहीं। अच्छा, आपकी तरफ चलते हैं, आप से पूछते हैं, बल्कि सुनते हैं कुछ यार, जैसे तो शायरी भी तो करते हो यार, ये सिलसिला कब से स्टार्ट है? ये भी बस पिछले चंद सालों से, जब उस्ताद साहब, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मेरे उस्ताद हैं खलील मिर्ज़ा, वो बेसिकली शायर हैं और जनूबी पंजाब में बहुत कमाल इनके शोरा में उनका शुमार होता है, बहुत आला लिखते हैं। तो बेसिकली वो पहले अदाकार थे, लेकिन उन्होंने बाद में, जैसे मैंने अभी आपको अपना बताया कि मैंने खुद के अंदर महसूस किया कि मैं ज़्यादातर एक्टिंग ही कर सकता हूँ, तो उन्होंने खुद को देखा कि मैं ज़्यादातर शायरी ही कर सकता हूँ, लिहाजा उन्होंने मुझे अदाकारी भी सिखाई। तो उनकी सोहबत का ये असर है कि बस लिखते भी हैं शायरी। ठीक, तो कुछ सुना दें हमें। पहला शेर मैं आपकी नजरी करूँगा। जी जरूर। कि हमें मिला कहीं नहीं, हमें मिला कहीं नहीं, कि आप सा हंसी नहीं, मैं तुमको भूल जाऊंगा, वाह, मैं तुमको भूल जाऊंगा, नहीं 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 नहीं। और इसी तरह के एक और शेर है कि ऐसा हुस्नो जमाल है ही नहीं, ऐसा हुस्नो जमाल है ही नहीं, आपकी तो मिसाल है ही नहीं, वो भी मुझको खराब कहते हैं, वो भी मुझको खराब कहते हैं, जिनको अपना ख्याल है ही नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। टूटे दिल की दरार है कोई, टूटे दिल की दरार है कोई, आईने में तो बाल है ही नहीं। वाह। और मेरे रब की अता है फन आकिब, वाह, मेरे रब की अता है फन आकिब, मेरा कोई कमाल है ही नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत हो। वैसे दिल टूटा हुआ है आपका या नहीं? नहीं, ऐसे मैं भी यही कहना, ये जख्मी दिल लग रहे हैं, जख्मी दिल लग रहे हैं, तो वाकई दिल जख्मी है। ये लाजमी नहीं होता कि बंदा शायर अगर कोई दुखी लिखे तो उसका दिल टूटा हुआ होना चाहिए। दिल तो हर बंदे का टूटता है किसी न किसी वक्त, किसी न किसी जमाने में। ये तो है, मैं आपके मतलब के जवाब दे रहा हूँ। जिस न्याज पे आपने पूछा ना सवाल, वो जो दिल टूटा वो नहीं। हाँ, लेकिन ये कि माशर्ती के हवाले से, माशर्ती माहौल में जो देखते हैं लोगों को, तो कहते हैं ना, औरों का दुख देखा तो मैं अपना दुख भूल गया, तो उस बेस पर दिल टूटा है कई दफा। बिल्कुल। तो बस। अच्छा, क्या चीजें हैं अगर हम माशरे की बात करते हैं जिससे वाकई बंदा इंस्पायर भी हो जाता है और कभी कभी मगलूब सा हो जाता है? कितना प्यारा वर्ड मुझे याद आ गए, यानी कि दिल मगलूब हो जाना या बंदा थोड़ा परेशान हो जाए। क्या चीज़ें हैं जो इंस्पायर करती हैं? कभी कभी दिल भी मायूसी आ जाती है, छा जाती है, कुछ इस तरह बताओ। बात दरअसल ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को आप दिल से महसूस करोगे, किसी भी काम को, तो नेचुरली आप उसके अंदर खो जाओगे।
جب آپ اس کو دل سے محسوس کرو گے. اب میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو اس پروگرام کو اگر میں دل سے کر رہا ہوں تو میں یہاں کھویا ہوا ہوں. آپ کی باتوں کے اندر آپ کو دیکھ کے اس پروگرام کو سمجھ رہا ہوں اور فوری طور پہ جواب دے رہا ہوں. یہ میں اس کے اندر کھویا ہوا ہوں, دل سے کر رہا ہوں. بات وہی ہے کہ جس بھی کام کو آپ دل سے دیکھو گے یا دل سے کرنا چاہو گے تو آپ اس کے اندر کھو جاؤ گے اور وہ چیز آپ کے اندر سما جائے گی. پھر جب وہ چیز آپ کے جذبات کے اندر آ جائے گی پھر اس کا اظہار بھی آسان ہو جاتا ہے. وہ اظہار کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کچھ الگ الگ, جیسے کہ میں اداکاری سے بھی کر سکتا ہوں, شاعری سے بھی کر سکتا ہوں, یا پھر میں اسکرپٹ بھی لکھ کے اس کے ذریعے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا ہوں. طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. اچھا, یہ دل کے کتھارسس جس کو ہم کہتے ہیں, اپنے کتھارسس نکالنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے یا آپ بولیں, اور یہ بہتر ہے اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ لکھیں. تو یہ دو وے, یا کسی کو بتائیں گے آپ, لیکن آج نہ کسی کو بتانے والا دور نہیں رہا ہے نا. کیسے کہتے ہیں مثلا کسی کو بتا نہیں سکتے آپ, اس کا کچھ ریزلٹ نہیں نکلتا. کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ جیلسی پرسن ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس طرح کا ماحول بن گیا. اچھا نہیں ہوا, یہ کہیں گے اچھا نہیں اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, بڑے نفرتی ہیں, بڑا فلانس. یعنی یہ یار کوئی سنسیئر ہے ہی نہیں آپ کے ارد گرد. آپ ڈھونڈیں تو آپ کو نہیں ملتے. شاید پیرنٹس ہوں گے آپ کے سنسیئر جنہوں نے آپ کو پالا اور بڑا کیا, آپ پر خرچ کی, اسپینڈنگ کی. اس کے علاوہ تو کوئی رشتہ لگتا ہی نہیں ہے نا. ڈھونڈتے ہیں ایسے رشتے, خون سفید ہو گئے نا. ہاں, تو اسٹیٹس کانشیس ہو گئے, جس کے پاس اچھا کھانے کو ہے, پینے کو ہے, حالانکہ اس کے لیے ہوتا ہے, دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا. ہر کوئی اپنے اوپر اسپینڈنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اسی کو سلام بھی کریں گے, اس کو پوچھیں گے, اور جو بیچارہ تھوڑا سا پور ہے, تھوڑا بیچارہ گزر بزر مشکل سے کر رہا ہے, تو یار اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یار کتنی زیادتی ہے یار, بہت زیادہ ہے نا. بالکل محسوس کرتی ہیں آپ, واقعی ایسے ہی ہے معاشرے میں ہمارے کچھ, یا ہم سب ایسے ہو گئے ہیں, ہم سب ہو گئے ہیں یار. دوسروں پہ ہم کیوں بلیم کرتے ہیں؟ شاید ہم سب ایسے ہو گئے ہیں. چند کچھ لوگ ہوں گے. ہاں, ایسا ہی ہے کہ شاید ہم خود ہی برے ہیں. ہاں, سامنے والا اچھا ہے. اب ہمیں اپنے حساب سے چلنا ہے, کیوں ہم کسی کو. اچھا میرا یہ ہے, میں کبھی کسی کو برا نہیں, اگر کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا دل پہ تو میرے بہت اثر ہوتا ہے. کافی 2-3 دن تک میں سیٹ رہتی ہوں کہ دیکھو کس طریقے سے کر دیا. ہمارا خلوص اتنا مطلب سستا تھا. جب خلوص دے رہے ہیں تو خلوص دو. بالکل بالکل. تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے گا کہ لوگ دل توڑ دیتے ہیں بس. اچھا, سیاست میں کتنا دکھاوا ہے, اور سیاست میں کتنا کرٹیسزم ہے جو برداشت کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, منافقت جس کو کہتے ہیں. منافقت بہت ہے. کتنی زیادہ, کیونکہ بہت سارے پروفیشن میں یہ بہت زیادہ ہے, اس لیے جاننا چاہوں گی میں. ہے منافقت تو خیر بہت زیادہ ہے, میں سنتی رہتی ہوں, لیکن میں کسی کے بھی بارے میں کچھ نہیں بولتی. تو 100 کو ہرا ہے, لیکن میرے لیے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کری. ہماری جو ٹیم ہے نا سٹی کی, وہ میں کہتی ہوں بہت اچھی ہے. ساری ایجوکیٹڈ فیملی سے ہی ہیں, اور ساری مطلب لیڈیز بھی ہماری جو ہے نا ایجوکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. باقی اور جو دوسری مطلب ادھر سے وہاں کے ادھر سے سننے میں آتی رہتی ہے, تو بہت عجیب سا لگتا ہے. سیاست میں آگے بڑھنا خواتین کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ بتائیں. نہیں, مشکل تو ہوتا ہے. کوئی برداشت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یار یہ ابھی آئی ہے بی اور ابھی سے ہی آگے جا رہی ہے, کیوں جا رہی ہے, یہ تو ہے. بس وہ آپ اس میں جو ہے نا پھر کسی اور طریقے سے بلیم دے دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے, کچھ اور رنگ دے دیا جاتا ہے. ہاں, سبھی اس کے کردار کو کر دی جاتی ہے. یار یہ ریزن یہی ہے. یار یہ کریکٹر کی یہ ہے ہمیں بتا نہیں سکتی یار میڈیا پہ, تو اس لیے یہ آگے آئی ہے. یہ چیزیں ابھی ہماری 2-3 جو لیڈیز ہیں نا, میں کہتی ہوں کہ وہ واقعی ہے نا ڈیزرو کرتی تھی, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پائی. نہیں بڑھ پائی, اور ان کو بڑھنا چاہیے تھا. اب ان میں ایک میں مسرہ طاہرہ جو ہیں, جانتی ہوں گی آپ, ان کی مثال دوں گی. وہ واقعی اس کی جنوبی پنجاب کی وہ مطلب پریزیڈنٹ تھی. اس دفعہ ان کو جو ہے نومینیٹ نہیں کیا. بہت سادہ سی خاتون ہے, بہت اچھی, اور میری بنتی ہے ان کی بھی. وہ یہی کہتی ہے کہ ہم دونوں مسرت ہیں نا. تو اس میں ابھی یہی تھا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ 13 مارچ کو ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ کی 12 مارچ کو. کہہ لیں گے دیکھو کیسا اتفاق ہے, 12 اور 13 ڈیٹ مل گئی. حالانکہ میرے ہسبینڈ کے 2 سال بعد ان کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو میں نے کہا ہاں,
کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں بندے کے ایک دوسرے کی اتنی ملتی جلتی ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ ہی ہو گیا. ہاں بالکل یہ ہوتا ہے. اور وہ مجھے بہت پسند ہے. بہت دوسرے خاتون ہے میری, ان سے بنتی بھی میری بہت ہے. میری بنتی تو خیر سب سے ہی ہے, سب سے بنتی ہے ماشاء اللہ. ساری ہمارے یہاں کی لیڈیز بہت اچھی ہیں. ٹھیک. اسد آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں تو کس کریکٹر میں اور کس پروڈیوسر کے ساتھ یا کس جو ہے مطلب لوگوں کے ساتھ, کن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جب کام کرنے والے آپ کا ساتھ دیں نا ہاں تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے. بات یہ ہے کہ کافی کام کیا ہے مظفر گڑھ کے, تقریباً تمام جتنے بھی گروپس ہیں سب کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ باہر بھی کام کیا, آرٹس کونسل, ڈی جی کا آرٹس کونسل یا ملتان آرٹس کونسل میں کئی پلیز وغیرہ کیے ہیں. تو زیادہ تر جو میں نے کام کیا ہے وہ اپنا جو گروپ آپ کو بتایا پیشن پروڈکشن اور سائن پروڈکشن کے ساتھ ریاض فہیم صاحب پہلے یہاں سے ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ بھی کافی سارا کام کیا ہے. عرفان ساگر صاحب ہیں 24 پر ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی اچھا خاصا وقت گزرا ہے. تو یہ کچھ یادیں ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا اور بڑا بہترین اثر یعنی کہ اچھا بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی اسد سے, اور اسد سے جان رہے تھے کہ کہاں کہاں کام کر کے انجوائے کیا. اچھا یار, سٹارٹ میں جب ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور بڑے کہتے ہیں دل جمی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندہ نارمل, یا یہ تو روٹین ہے تو گھر والے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سٹارٹ میں کرتے تھے, اب کہتے ہیں یار یہ تو اس کی روٹین کا کام ہے, اب کیا دیکھنا. تو کیا ہے کچھ بتاؤ رسپانس گھر والوں کا؟ وہ یہ ہے کہ شروع میں جب میں پروگرامز پہ جاتا تھا اکثر دوستوں کے ساتھ, تو گھر والے کہتے تھے کہ یہ فضول کاموں پڑ رہے ہو تم. اچھا یہ بھی کہتے تھے, تو یہ کیا تم ایسے کرو, زیادہ فورس نہیں کرتے تھے, صرف کہتے تھے. تو میں کہتا تھا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. بندہ ڈسہارٹ ہو جائے, ایسی باتیں سن کے ہی بندہ ڈسہارٹ ہو جائے جب کیا کر رہے, کیا فضول کام ہے. میں کہتا تھا مجھے اچھا لگتا ہے پروگرام کرنا, تو پھر وہ زیادہ فورس نہیں کرتے تھے. ہاں یہ ہے کہ والد صاحب اکثر تھوڑا سا غصہ ہو جاتے تھے کہ تم ایسے فضول کام نہ کیا کرو. لیکن جب میں پروگرام سے واپس آتا تھا ویڈیوز دکھاتا تھا کہ ابو یہ میں نے آج کام کیا ہے, یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے ہماری, تو پھر وہ ویڈیو دیکھ کے کافی خوش ہو رہے ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا ہے, چلو اس میں عزت بھی ہے, سارا کچھ ہے, روزی روٹی ہے. اصل تو یہ دیکھا جاتا ہے گھر چلا سکتا ہے بچہ, یہ نہیں چلا سکتا. پیرنٹس اس پہ خوش ہوتے ہیں نا, ہم نے پالا, ہم نے اس پہ اسپینڈنگ کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. مین ہر ایک ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے, اور اسی سوچ کے ساتھ کہ یار یہ اپنے دوسروں پر ریلائی نہ کرے اور یہ خود اتنا قابل ہو جائے کہ یار یہ اپنا گھر چلا سکے. تو کیا ابا کو لگا کہ اب یہ بچہ میرا اتنا بڑا ہو گیا؟ میں بتا رہا ہوں کہ جب میں پروگرامز کر کے آتا تھا, ویڈیوز جب دکھاتا تھا, تو والد صاحب تھوڑا سا خوش ہوتے تھے. لیکن فائنینشیل جیسے آپ نے بات کی, کچھ کمانے والا, تو ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ ہمارا بچہ شاید یہاں سے کچھ کما نہ پائے. پھر کچھ عرصے کے بعد تقریباً 2-3 سال تو میں ایسے زبردستی کرتا رہا پروگرام. سٹارٹ میں یہاں نہیں زیادہ مل رہا ہوتا. پھر کچھ ارننگ جب سٹارٹ ہوئی تو میں نے والد صاحب کو بتایا, گھر میں بتایا کہ یہ ارننگ میری آ رہی ہے, تو پھر میں نے خرچہ لینا بھی بند کر دیا گھر سے ایک کافی یعنی کہ پیریڈ کے بعد. تو پھر یہ سب سے خوشی کی بات ہوتی ہے جب بچے پاکٹ منی لینا بند کر دیتے ہیں اور پیرنٹس خوش ہوتے ہیں. شکر ہے یہ نہیں کہ ہمیں کھلائے, بس یہ اس قابل تو ہوا کہ خود بھی انڈیپینڈنٹ ہوا. تو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے ہر پیرنٹس کی. وہ پھر جب میں نے پاکٹ منی لینا بند کیا تو کافی ان کو خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر جب میں نے میرا کام تھوڑا سا بڑھا تو میں نے کچھ گھر کی سپورٹ بھی کرنا شروع کر دی, تو وہ بھی کافی اچھا وہ تھا لمحہ. اس کے بعد بس یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اب والدین کی طرف سے کافی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اب شادی ہو گئی یا کرنی ہے؟ نہیں ابھی نہیں. اب اگلا ٹارگٹ تو یہ ہوگا نا پیرنٹس کا, بس اب بچہ کمانے لگ گیا ہے, اب لڑکی ڈھونڈو.
जी बिल्कुल। तो फिर ये सिलसिला जारी है अब ढूंढने का? हाँ, ये सिलसिला भी जारी है। हाँ, बस दुआएं चाहिए आपकी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। वीर मेरा घोड़ी चढ़ा वो वाला हाल है। बिल्कुल, ये लाजमी होता है, सारी बात है, जिंदगी का हिस्सा है। और बिल्कुल, नो डाउट। इस्लाम भी कहता है कि अकेले बिल्कुल। रहना भी मुश्किल है। और यही होता है यार पेरेंट्स का कि अब इंडिपेंडेंट हो गया है, अब ये घर बिल्कुल। चला लेगा, तो इस पे खुशी होती है कि बिल्कुल। बच्चा जो है हमारे इस काबिल हो गया है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप तो काबिल हो गए हैं, और आगे कितना और वर्क करने सोच रहे हैं करूंगा, और क्योंकि कोविड रहा, कोविड के से लॉकडाउन रहा, तो बिल्कुल। थिएटर में उतना वर्क नहीं हुआ, नहीं तो हुआ। फिर किस तरह सर्वाइव किया, जरा ये भी बताओ। हाँ, ये भी है कि जब लास्ट ईयर कोविड में आया, मैं कराची में काम कर रहा था उस वक्त सखावत नाज के साथ, तो वहाँ जो है ना मतलब प्रोग्राम्स हमारे बंद हो गए। तो फिर उसके बाद अभी तक कोई ऐसा बड़ा बजट नहीं आया कि जिसकी वजह से मैं सरवाइव कर सकूं। तो उस दौर में लास्ट ईयर पहले 2-3 मंथ तो मैं ऐसे निकम्मा रहा, जो कि पहले कुछ था जमा पूंजी वो भी गई। जमा पूंजी वो भी गई, थोड़े बहुत कुछ पैसे बच रहे थे, तो दोस्तों के साथ मिलकर शुक्र है एक कारोबार का आगाज किया, तो वो अभी तक जारी है। दुकान एक छोटी सी बनाई है, जो मेरे पास हुनर था, ये वीडियो कैमरा वगैरह, फोटो कॉपी, फोटो स्टेट और फोटो स्टूडियो भी, कंपोजिंग, ऑनलाइन इंटरनेट। मैंने ग्राफिक इंजीनियरिंग की हुई है, Good, तो ग्राफिक्स का काम भी वहाँ पर मैं मतलब कर रहा हूँ। मुजफ्फरगढ़ में मेरा एक मतलब वाहिद इदारा है जहाँ पर छोटी प्रिंटिंग से लेके बड़ी प्रिंटिंग तक सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक तो है, यानी कि वो- सिर्फ थिएटर पर ही रिलाई नहीं किया, बिल्कुल। अपना एक एक्स्ट्रा काम, और जरूरी भी है यार, बिल्कुल। हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो फिर इतना तो हो कि आप सरवाइव कर सके। बिल्कुल। तो वो काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही थी कि मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। शुक्र है कि कुछ थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो हमने लगा के अब सुकून से ये है कि उम्मीद है कि अब प्रोग्राम जब भी रेगुलर स्टार्ट होंगे, अभी प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, इतने खास नहीं मिल रहे सही। कि जिससे मतलब हम इस फील्ड से हम तवक्को रखें। तो वहाँ से अल्लाह का शुक्र है अच्छी खासी आमदनी आ रही, तो उससे सरवाइव हो रहा है। ठीक, गुड, जबरदस्त। कुछ सुनाएंगे अपनी शेरो शायरी में से हमें? वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, और इस हवाले से हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर राना अतीक अनवर साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अच्छा, कैंसर एक ऐसा मर्ज है, मौजी मर्ज है, जिसकी पे बात करते हुए ना सच से एक झुरझुरी और खौफ सा आ जाता है कि यार खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमें हो या हमारे किसी प्यारे को हो। अच्छा, आप तो डेली रूटीन में इलाज कर रहे होते हैं, तो वाकई कभी हुआ किसी ऐसे पेशेंट को देखकर जो यंग पेशेंट हो, या अभी यार अब इसको नहीं होना चाहिए था, या इसने जिंदगी जीनी है, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आई हैं कभी? जी बिल्कुल आती हैं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे बच्चों में जब कैंसर होता है और उनको जब हम इलाज करते हैं, तो उनको देख के हमें भी महसूस होता है कि वो मिजरी में हैं, और हमें भी एक मतलब हमारे जज्बात भी जो है वो थोड़े से होते हैं ऐसे कि ख़ास तौर पे बच्चे और यंग। अच्छा, मेरा दिल मैं सोच रही थी ये पत्थर दिल हो जाते हैं डॉक्टर, रोज की रूटीन है, कैंसर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, कोई नहीं बच रहा, किसी, तो मुझे लगता है कि यार, लेकिन हर डॉक्टर भी इंसान है और वाकई दिल रखते हैं और वो भी फील करते हैं। और इस तरह के अगर यंग पेशेंट कोई आ जाता है, और या जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बंदा सोचता है यार अभी बेचारे कैसे सर्वाइव, और पता भी हो कि अभी से ज्यादा जिंदा नहीं रहना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए ये सारा कुछ टैकल करना। तो फिर उस वक्त इस सिचुएशन में को आप हैंडल कर रहे होते हैं और उनको तसल्ली दिए जा रहे होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है तसल्ली देना, ये मुझे बताएं। घर वालों को कहना, पेशेंट को कहना कि नहीं अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, कैसे करते हैं सब कुछ? देखिए, ये हमारा तो काम यही है कि हमने काउंसलिंग करनी है। डॉक्टर का और क्या काम है? मसीहा मतलब यही होता है कि वो काउंसलिंग करता है, उसको उसके दुख बांटता है। तो इलाज अपनी जगह, लेकिन ऑब्वियसली ये काम करना हमारे लिए मुश्किल होता है कुछ जगहों पर। जब एक 22-23 साल की लड़की हो और उसको स्टेज 4 कैंसर हो, हमें पता हो, न्यूली मैरिड हो, और उसके कोई बच्चे ना हो, और वो हस्बैंड और वाइफ मेरे पास बैठे हैं और वो हमसे पूछ रहे हो,
اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، تو ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز آتی رہتی ہیں، ہم ہینڈل کرتے رہتے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ خبر ان تک پہنچانا کہ آپ کے پیشنٹ کے پاس زندگی کم ہے، یا یہ ینگ بچی یا بچہ جو ہے دعا کریں. یہ جو اینڈ میں لفظ آتے ہیں دعا کریں. اچھا ویسے تو دعا ہی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی جو ہے اضافہ کرنے والا ہے، اور تو کسی کی یہ چیز ہاتھ میں ہی نہیں ہے. اچھا آج جو مین جو بات جاننا چاہوں گی کینسر کی تشخیص کے حوالے سے ہے، تو اسکریننگ جو ہے یہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے. کینسر کی تشخیص میں اسکریننگ جو ہے وہ لفظ مطلب یعنی کہ کینسر کے ہونے سے پہلے ان چیزوں کا پتہ چل جانا کہ اس شخص میں یا اس عورت میں کینسر ہو سکتا ہے. اس کے لیے جو بھی ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن یا جو بھی کام کیا جاتا ہے اسے ہم اسکریننگ کہتے ہیں. تو کینسر میں ایک اسکریننگ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ کینسر کے اندر کچھ ایسے کینسرز ہیں جن میں ہم اسکریننگ یعنی کہ پہلے ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پیشنٹ یا یہ جو مریض ہے یہ کینسر میں شفٹ ہو سکتا ہے. جس میں مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بریسٹ کینسر کے اندر میموگرافی کروائی جاتی ہے، ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے، اس کے کروانے کا ایک خاص عمر کے بعد عورتوں میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ریسرچ ہوئی اس سے سمجھ آ گئی کہ اتنے سالوں کے بعد آن ایوریج تمام عورتوں میں کینسر ہو سکتا ہے. تو ان کو اس ایج میں جا کے میموگرافی کروائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ایک بڑا سارا پھوڑا یا زخم بن جائے ہم اس کو پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ارلی سٹیج میں کیور کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن کرایا نہیں جاتا. جب ہم بہت سارے آگاہی کے پروگرام ہم نے بھی کیے ہیں میموگرافی کے حوالے سے، خواتین بریسٹ کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایشیا میں، تو خواتین میں تو ہمارے ہاں تو بالکل ہی رواج ایسا نہیں ہے. یعنی نارمل لینا ہے، کسی کو ایک کے پاس چلا جانا ہے، کوئی ملم شلم لگوا لینی ہے تو اسی پہ گزارا ہو جاتا ہے جب تک کیس بگڑتا نہیں ہے. اور جب تک وہی بات ہے اہم میں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیج 4 ہے یا 3 ہے تو اس میں بچنا مشکل ہے. تو یہ کیوں نہیں ہے؟ اس کی اہمیت کو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ خوف ہے نا، ڈر. جی، اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. ہماری کمیونٹی کے اندر ابھی بھی جو ہے یہ توہم پرستی اور یہ جو پرانے خیالات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. کسی کو اگر یہ خوف ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں اسکریننگ کروا لوں یا ڈاکٹر جا کے پوچھوں، اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے تو اس خوف کی وجہ سے وہ نہیں آتا. ادروائز اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں علاج کروانے کے لیے مجھے جانا چاہیے. لیکن جیسے عورتیں ہیں، آپ اوزار لگوائیں گے تو کینسر پھیل جائے گا، ٹیسٹ کرائیں گے تو ہوگا. یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ابھی تک ختم نہیں ہو پائیں، اور یہی وجوہات ہیں جو ہمارے مریض کو ہم تک لیٹ پہنچنے کی وجہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ اور گیسٹ آ چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کالم نگار ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے یار. ملٹی ٹیلنٹڈ بندہ ہے یہ. ہر کوئی بھی بات کرنی ہو میں کہتی ہوں ان سے بات کرے، اور ان کے پاس تو موضوع ہی موضوع ہیں، باتیں ہی باتیں ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. ملتان کی پہچان ہے، ملتان کی جان ہے. شاکر حسین. شاکر صاحب ویلکم، خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. جب بھی آتے ہیں یار بڑی خوشی ہوتی ہے. آ جایا کریں یار، کیا کرتے رہتے ہیں؟ کرنا کیا ہوتا ہے، کام ہی کرنے ہوتے ہیں. ہاں تو اچھا لگتا ہے یار، بولنے والا بندہ بہت کم. سوچ رہا تھا کہ آپ کی بڑی ہمت ہے کہ جو الگ صبح اٹھ کے تیار ہونا اور باقاعدگی کے ساتھ وقت پر اسٹوڈیو پہنچنا ایک بڑا مشکل کام. اچھا یہ صبح اسی طرح ریمارکس سننے کو ملے. جب میں اٹھ رہی تھی میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا یار صبح ہو گئی، اب اٹھ جاؤ تم نے. نماز کے بعد تھوڑا سا میں ریلیکس کرتی ہوں، تھوڑا سو جاتی ہوں. تو کہتے ہیں آج تم سوچ رہی تھی کاش جاب پر نہیں جا رہی ہوتی. میں نے کہا پتہ ہے حرکت میں برکت ہے. تو اگر آپ یہ بات ذہن میں بٹھا دیتے ہیں، باقاعدہ روزانہ مطلب ایک خاص وقت پر تیار ہو کے اور پھر وقت پر پہنچنا نا، کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو اس میں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ہمت ہے آپ کی. تو آج کل کیا چل رہا ہے ویسے یہ بتائیں، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ہاں وہ تو ہو گیا باہر. نہیں مطلب آپ اگر سیاسی موسم کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہو رہا ہے. آج سینٹ کے الیکشن ہونے کا الیکشن ہے اور پورے پاکستان کی نظریں جو ہیں اسپیشل ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں اس حوالے سے. آپ کو پتہ ہے بہت سارے چینلز ٹرانسمیشن بھی چل رہی ہیں، لیکن ایک نشست ایسی نشست ہے کہ جہاں سے ملتان سے ہمارے گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس پر سب سے زیادہ پوری دنیا کی نظریں جہاں پر. اچھا یہاں تو نظر ہے. اب یہ ویڈیو جو وائرل ہو گئی ہے گیلانی صاحب کے بیٹے کی، علی حیدر گیلانی کی، یہ آج یار شاید میرا خیال یہ کل سے تھی، کل سے ہوا یار. میں نے کل نیوز نہیں دیکھی، میں جو سیدھی سی بات ہے بتا دوں گی. لیکن آج صبح جب میں نے ٹی وی آن کیا، ویڈیو وائرل کیا ہو گیا.
तो मैं भी रुकने पे मजबूर हो गई। यार बताएं वो वीडियो है क्या, क्या कहा, क्या बात की? एक तो अली हैदर ने ये कहा जी वीडियो मेरी है, ठीक है, मान गया है, एक्सेप्ट किया बंदों ने, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एक MNA हैं, हाँ, और वो मेरे पास आए हैं जी कि मैंने PTI के उम्मीदवार को वोट नहीं देना, ठीक है, ठीक है, और मैंने आपके उम्मीदवार को भी वोट नहीं देना, ठीक इस है, पार्टी के, ठीक है, तो मैंने ये वोट जाया करना है, तो मुझे वोट जाया करने का तरीका बताया। ठीक है, ठीक है। अब ये MNA की शामत आनी चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हाल हुआ, जैसे मैं बता रही हूँ। रात को जो बात चल रही थी ना वो यही थी, वो वोट की वो कदर नहीं जान रहा यार, वो अहमियत नहीं जान रहा, तुम क्यों नहीं देना, वजह क्या है, रीजन क्या है यार? वो 4 MNA हैं। हाँ, अच्छा, रात मैंने एक प्रोग्राम देखा रात को टेलीविजन पे, तो फवाद चौधरी कह रहे थे कि हम चारों को जानते हैं। ठीक है, भी अगर आप चारों को जानते हैं तो आज सुबह से पहले उनके नाम डिस्क्लोज करें। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इतने ही मतलब कह रहे हैं जी कि ओपन वोट होना चाहिए और शो ऑफ हैंड होना चाहिए और सीक्रेट बैलेट से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 4 बंदे तो आपके एक्सपोज हो गए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो 4 बंदे आपकी MNA हैं। ठीक है। अली हैदर जो है वो पंजाब असेंबली का रुकन है। अच्छा, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दी है जी। इलेक्शन कमीशन उस पर क्या अमल करता है? एक PTI ने यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी है कि उनका बेटा चूंकि वोट जाया करने के तरीके बता रहा है, गिलानी साहब को नाअहल किया गया। ठीक है। अच्छा, ये तो चूंकि इलेक्शन कमीशन ये हर वे होते हैं इस तरह के, लेकिन अब ये देखना ये है कि आज होता क्या है। हाँ, आज होता क्या है, बनना क्या है। बहरहाल वो तो चलो एक्सेप्ट कर लिया, और उन्होंने कहा कि लाजमी बात है, मेरा बाप जो है सेनेट के इलेक्शन में है, तो बेटा कोशिश करता है, इसमें कोई बात नहीं। अगर वो पूछता है कि मैंने आपको नहीं देना, तो आप किसी और पार्टी को तो नहीं कहेंगे ना, थर्ड पर उसको दे दो अगर हमें नहीं देना, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। इलेक्शन कैंपेन में खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने मेरे MNAs को खत लिखे हैं वोट मांगने के लिए। भी ये तो किसी भी उम्मीदवार का हक है। जी जी। बल्कि उन्होंने इमरान खान को भी वो खत भेजा है जिसमें अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूँ और किस तरीके से मेरा माजी है, बिल्कुल, और मुझे वोट दिया जाए, बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या कबाहत है? हफीज शेख भी मांग सकता है, बिल्कुल, उसको किसी ने मना नहीं किया। इलेक्शन में तो दोनों पार्टी, 3 पार्टियां, 4 उम्मीदवार, 20 भी होंगे तो 20 लोग मांगते हैं वोट। ठीक है। अब सवाल ये है कि आज का नतीजा क्या होगा? ये सबके जहनों में है। 2 बातें जहन में रखें कि एक इलेक्शन है स्टेट के साथ में, ठीक है, एक तरफ हुकूमती उम्मीदवार है, एक तरफ ओपोजिशन का है, ठीक है। स्टेट का हाथ ऊपर होता है, हाँ, बिल्कुल। स्टेट के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ओपोजिशन के हाथ खाली हैं, बिल्कुल, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे यहाँ लेने वालों के हाथ ज्यादा हैं और देने वाला हाथ एक ही है। तो उसको आप देख लें अगर कि एक तो ताकत तो है ना, स्टेट के साथ लड़ाई जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अगर कांटे का मुकाबला तो है, आप ये तो जानते हैं। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अगर हुकूमती MNAs अपनी ही हुकूमत के खिलाफ हैं, नाराज हैं, सिंध में हुआ कल यार, सिंध में कल आप देख लें। अच्छा, आप देखिएगा, ये मैं मतलब मेरी पेशगोई है कि सिंध और KP के जो नताइज होंगे सेनेट के, उसको आप देखिएगा वो मुख्तलिफ होंगे। वहाँ पर हुकूमत के लिए मसाइल हैं, वो जो उनके पास गिनती है उसमें गड़बड़ हो सकती है। 2 उम्मीदवार इस वक्त खासे हॉट वाटर में हैं, एक तो फैसल वाडा सिंध से और KPK से शिबली फराज। ठीक है, अगर वहां पर PTI के अरकान को काबू ना किया गया, उनकी बातें ना मानी गई, तो हुकूमत के लिए मसाइल। ठीक है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने तो ट्वीट कर दिया है कि जो है हफीज शेख साहब को 185 जो है मिलेंगे, 180 बल्कि वोट मिलेंगे, और 150 जो है 155 जो है मिलेंगे गिलानी साहब को। तो वक्त से पहले जी ट्वीट कर दिया है, और जीतने वाली सेनेट में जो बड़ी पार्टी होगी वो हमारी होगी। तो क्या कहेंगे यार अभी तो? अच्छा देखिए, इससे निश्चित के बारे में तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर गिलानी साहब हारेंगे तो मेरा ख्याल है 3-4 वोट से अगर हारते हैं, ठीक है, तो वो इतना मार्जिन नहीं होगा क्योंकि हुकूमती कैंपों में भी दरार है। अच्छा, बाकी जाहिर है कि वो अपनी अददी अक्सरियत के तहत कह रहे हैं, तो वो बनती तो है हुकूमत की कि अगर वो KPK में अक्सरियत लेते हैं तो अल्टीमेट सेनेट में उनकी अक्सरियत होगी। ठीक है, ये है। ठीक है। तो अच्छा, ये दावे हर हुकूमत करती है, ओपोजिशन भी कर रही। कल से अब देखें कि बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यूसुफ रज़ा ने भी की है, और साथ है अली हैदर भी खड़े हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो। लेकिन इस समय मेरा जाती ख्याल है
کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ گیلانی صاحب کی پوزیشن کمزور ہوئی. ٹھیک ہے بظاہر ٹھیک ہے ہو سکتا اچھا ہے. یہ ویڈیو وائرل ہونے کا سلسلہ کچھ زیادہ نہیں چل نکلا؟ کچھ دن پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا یہ غیر محفوظ ہو گیا. آپ کے ہی کچھ ساتھی ہوتے ہیں, کچھ حوالے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ہوتے ہیں. دوسری ویڈیو علی حیدر کی سندھ میں سید ناصر حسین شاہ کے جی, اور وہ تو مان بھی نہیں رہے کہ میری آواز ہے. ہاں, ناصر شاہ نہیں, یہ تو مان بھی نہیں رہے, لیکن آواز انہی کی ہے. آواز انہی کی ہی ہے, کیونکہ جب وہ رات ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہہ رہے تھے جی کہ میری آواز نہیں ہے, تو وہ دونوں آوازیں ایک جیسی تھیں. اب عتیق صاحب اگر کینسر کے ماہر نہ ہوتے اور یہ 22 کے ان کے پاس کوئی ایسا ہوتا تو پوچھتے کہ جناب بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ آواز کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. ہاں جی, لیکن وائس اوور تو آگے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, وہ مطلب وہی ہے. ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں. سیاست تو سیاست ہو رہی ہے, گھر کہتے ہیں نا سیاست کا پارا جو ہے ساؤتھ پنجاب میں نا زیادہ دلچسپی ہے. لوگ یسر رضا گیلانی کو پسند کرتے ہیں, انہوں نے کام کیا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ شاید جو ساؤتھ پنجاب کے MNAs ہیں ان کو اس الیکشن کے بعد کچھ نہیں ملا. مطلب جو وعدے کیے گئے تھے, جو ان کے ساتھ کہا تھا آپ کو یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, وہ سب سے زیادہ جو ہے نا اس انتظار میں ہے کہ ہمیں کچھ دیا جائے. اگر نہیں دیا تو کوئی پتہ نہیں, اگر خفیہ ووٹ ہے تو وہ دے دیں گے گیلانی صاحب کو. تو عمران خان صاحب کا موقف بھی تھا کہ اوپن جو ہے بیلٹ ہونے چاہیے, اور اس طرح سوال یہ ہے کہ یہ اب ہی کیوں, اس سے پہلے کیوں نہیں؟ جب سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, آپ نے پچھلے الیکشن پر جہاں پر آپ کے ہی MPs PTI کے MPs پیسے لے رہے ہیں, تب آپ کیوں خاموش رہے؟ دیکھیں نا, آپ کو اس الیکشن پر خاص طور پر حفیظ شیخ والی اچھا ان کو تو پھر پارٹی سے نکال بھی دیا گیا تھا نا. وہ پارٹی سے نکالنے کے باوجود پچھلے دنوں ان تمام اراکین نے گورنر سے اور وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کی ہیں, اور ان کے پاس مکمل اختیارات ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ عملی طور پر نکالا نہیں, پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور پارٹی کے ساتھ تو جہانگیر ترین بھی کھڑے ہیں. دیکھیں نا, ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, اس وقت نہیں کیا لیکن اب جو ہے کرنا چاہتے ہیں. ہاں, تو اب آ گیا نا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو ہدایات دے دی ہیں, اور الیکشن کمیشن نے کہا جی ٹھیک ہے, اگلا الیکشن جو ہے ہم آپ کی اس فیصلے کی روشنی میں کروائیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا انتظار کر لیں. ہاں, مطلب یہ والا الیکشن جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا. اچھا, پرسوں میرا سوال ہے, پرسوں یہ گئے ہیں شہباز گل, فواد چودھری, بابر اعوان, شفقت محمود اور ایک اور منسٹر تھے, الیکشن کمیشن میں گئے ہیں جی کہ آپ جو الیکشن ہے وہ آپ خفیہ بیلٹ سے کروائیں. آپ اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کو اپنے اراکین پر کیوں نہیں اعتماد؟ اعتماد کیوں نہیں؟ بالکل. اچھا, بالفرض میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں, ایک لمحے کے لیے, شام تک سارا کچھ فائنل ہو جائے, ایک لمحے کے لیے گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں, اپوزیشن یہ کہے گی کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اچھا, PM کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا آسان ہوگا, کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے لیے خفیہ بیلٹ نہیں ہوتا. وہ قومی اسمبلی کی وہ کہتے ہیں جی آپ جو پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں وہ الگ ہو جائیں, تو وہ اٹھ کر الگ ہو جاتے ہیں, ان کی گنتی ہو جاتی ہے, وہ اوپن بیلٹ سے ہوتا ہے, تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے, اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. لیکن آپ چلنے دیں, دیکھیں تو صحیح نا کہ اگر پھر ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ بات وہ ظاہر ہے کہ آپ نے 2.5 سال تک اپنے MNAs کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا, ان کو فنڈز نہیں دیے, ان کو نوکریاں نہیں دی, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے جو رکن ہے اس کے لیے یہ معاملات نہیں ہیں, وہ تو صرف آئین سازی کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کام گلیاں, سڑکیں, سیوریج, نوکریاں, ٹرانسفر اور پوسٹنگز اور پروموشنیں نہیں ہیں. یہ کام سسٹم کا ہے, یہ MNAs کا MPs کا نہیں ہے. ہمارے ہاں خرابی یہ ہوئی ہے 1985 کے بعد کہ وہ جو MNA ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے شہر میں سڑکیں بنوانی ہیں, ہسپتال بنوانے ہیں, جو اصل کام ہے جو ملک کے لیے بہت ضروری ہے وہ نہیں کر رہے. بالکل بالکل بالکل, لوگوں کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں, بڑھ گئے. بالکل. اچھا, اس سے مزید بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سیاست میں انٹرسٹ ہے آپ کا یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی, ملک کا حصہ ہم بھی, ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پتہ چلنا چاہیے. بالکل, آخر ہم نے بھی یہاں رہنا ہے, تو اس لیے انٹرسٹ تو ہو جاتا ہے, کریٹ ہو جاتا ہے ہر انسان. تو کس طرح کے شوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں یا نیوز شوق سے سن لیتے ہیں؟ یہ تو اب 24 گھنٹے والا نیوز کا سلسلہ ہو گیا نا, کیا ہو رہا ہے, کس طرح جو ہے.
जी। शोज वगैरह देखने के लिए तो हमारे पास फ्रैंकली स्पीकिंग टाइम नहीं होता। जब शो चल रहे थे उस वक्त हम लोग अपने काम में बिजी के शोज नहीं देखते आप। लेकिन ये कि शोज जो है ना वो अब वो शोज नहीं रहे, क्योंकि उसमें ज्यादातर ना 15-20 मिनट के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। सो वो प्रोडक्टिव शोज अब नहीं रहे, जिसमें बेसिकली बुलाने का मकसद किसी इश्यूज के ऊपर आवाम को असल बात हाईलाइट करना होता है, हाईलाइट करना या फिर कोई सोल्यूशन निकालना है। ये अब करंट अफेयर के प्रोग्राम में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आते हैं लड़ रहे हैं, इधर से लड़ रहे हैं। हाँ, शो हैं आपने अदाकारों के हवाले कर दिए, बिल्कुल कॉमेडियन के हवाले कर दिए, उन्होंने तमस्खर उड़ाया आपके सियासतदानों का, बिल्कुल आपके हुक्मरानों का, उनके डमीज बनाए, तो उसके बाद तो चीजें खत्म हो जाती हैं। देखिए माजी में जब आज भी मैं कहता हूँ उसको नहीं देखा जा रहा, पाकिस्तान टेलीविजन को नहीं देखा जा रहा, लेकिन आज भी जो सच की तलाश के लिए लोग टेलीविजन भी देखते हैं, पीटीवी देखते हैं, बिल्कुल प्राइवेट चैनल्स के पर जो एक दौड़ लगी हुई है ब्रेकिंग न्यूज की, उसने बड़ा खराब किया है। मुसद्दका चीजें नहीं हैं। आपने मतलब शुक्र ये है कि जो हमारा आपका जो ग्रुप है उसके यहाँ ये बात नहीं है, आज भी संजीदगी नजर आती है, लेकिन मजबूरी तौर पर बड़ा मायूस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अखबारात का अमल दखल हमारी जिंदगियों से खत्म हो गया, अखबार अब कोई नहीं पढ़ रहा, हमारे पास पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं है। जो हम पढ़ने के लिए वक्त था वो हम सोशल मीडिया चलते फिरते फिर सुन लेते हैं ना, न्यूज चलते फिरते आप सुन रहे हैं, आपने टीवी लगा दिए है। और सुबह यही हाल होता है मेरा, जब मैं आ रही होती तो यही होता है कि मियां साहब टीवी लगा देते हैं, मैं नाश्ता भी बना रही हूँ, हाँ, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में और साथ साथ बातें भी करते जाते हैं। तनवीर भाई इंतजार में खड़े हैं, तो आज तनवीर भाई आ चुके हैं, वेलकम कहते हैं उनको। और सलवा कुकिंग ऑयल के किचन में तनवीर भाई बिजी हैं। कैसे तनवीर भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या बना रहे हैं? सब्जियां नजर आ रही हैं, कितनी गाजर नजर आ रहा है, चाइनीज राइस बना रहे हैं, चाइनीज राइस, मसाला राइस। जी वाह जी वाह, चाइनीज भी है और मसाला राइस भी है। चाइनीज में मसाला राइस जैसे डिफरेंट कैटेगरी होती है ना, एग फ्राइड राइस, मसाला राइस। अच्छा, मुझे नहीं पता और वेजिटेबल। एग फ्राइड का तो पता था, तो ये चाइनीज मसाला राइस बिल्कुल नहीं बनाया मैंने, और आज आपसे श्रिम्प भी होते हैं इसमें। अच्छा, श्रिम्प भी होते हैं जिसके अंदर जो है कि प्रॉन को ठीक है फ्राई करके उसके अंदर डाल देते हैं। चाइनीज राइस में वो श्रिम्प होते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, क्या क्या चीजें दरकार है? सब्जियां काट ली हैं, ठीक है। 2 अदद हमारे पास अंडे हैं जो हमने फेंट के रख ली हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास बंद गोभी है, ये गाजर है, ये हमारे पास सब्ज प्याज है जो हमने काट के रख लिया है, ये शिमला मिर्च है हमारे पास, वो भी हमने काट के रख ली है, और हमारे पास ये सब्ज ग्रीन चिली भी है। ठीक है, और लेमन का भी इस्तेमाल होने वाला है? नहीं, लेमन का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है। लग रहे हैं। हम जो है कि नमक डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम चना सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम डालेंगे सलवा कुकिंग ऑयल जो कि कुदरती विटामिन ए और डी और ई से भरपूर है। तो आपने अपने खाने में बिल्कुल सलवा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, और अगर आप चाहते हैं कि दिल की बीमारियों से आप दूर रहें, ब्लड प्रेशर के मर्ज से दूर रहें, बचें, तो फिर दूसरे ऑयल जो है वो इस्तेमाल करने की बजाय सलवा कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। तो फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, और जब फिट हैं हेल्दी होंगे तो यकीनन हर काम मजे का होगा और हर चीज आपको जिंदगी में अच्छी लगेगी। तो भरपूर जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि सलवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। यार बनास्पति में पराठे बड़े मजे के बनते हैं, बना के खाएं और फिट भी रहेंगे, मोटे भी नहीं होंगे। जी तनवीर भाई। आज मैं बड़ा वैसे दुखी हुआ हूँ। अल्लाह के सामने से मैं गुजर रहा था, एक बेचारा पढ़ा लिखा बच्चा वो मास्क बेच रहा था, और वहाँ पे जैसे मांगने वालों के अपना एक ग्रोह बनाया होता है, उन्होंने भी एक ग्रोह बनाया हुआ, उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। उसको छुड़वाया मैंने उनको समझाया, मैं कहा यार ये गलत बात है, आप इस जगह के मालिक नहीं हो ना, आपको एमएस ने ऑर्डर दिया कि आप यहाँ भेज सकते, ना आप यहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम। वो भी बेचारा बच्चा पढ़ा लिखा है, वो स्कूल जाता होगा तो पार्ट टाइम में जो बेचता होगा, तो आप ऐसा ना करें। ये चीज तनवीर भाई बहुत देखने में आई है, और मैंने अपनी आंखों के सामने यार देखा। मैं लिटरेचर स्टोर में गई और मेरे हस्बैंड अंदर है और मैं बाहर गाड़ी में बैठी हूँ, तो एक मांगने वाला भाई, और वो अपने अंदाज में आपको पता है जिस तरह मांगते हैं, कपड़े फटे हुए, और वहां खड़े हैं, और वहां एक और शख्स आके साथ जगह थी रेलिंग, वहां खड़ा हो गया, तो कहता है हट जाओ यहाँ से। तो क्या हो गया भाई, हट जाओ, तो मेरी जगह है, तो कोई देखेगा तो मुझे कुछ देगा नहीं। तो ये हाल है यार, अल्लाह की तवक्को होनी चाहिए। है वो बेचारा पढ़ा लिखा स्टूडेंट बच्चा है, उसको भी बेचने दो, उसने पढ़ना होगा। आप किचन काट लें, तब तक हम वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और तनवीर भाई आप स्टार्ट ले, 2 सलवा कुकिंग ऑयल आपको डालना है। अभी वैसे राइस बॉयल होने वाले हैं।
ठीक है, कर लें आप, लेकिन जो मिक्स कर रहे हैं ना ये तो हमें दिखा चलो मैं दिखा देता करना है। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, तो 1 कप लिया सलवा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा कम इसमें है, बिल्कुल हल्का डलता है। ठीक है, इसमें हमने जो है हम इसको टर नहीं करना, नॉर्मल इसके अंदर हमने डाला है ताकि लगे नहीं। ठीक है, थोड़ा पैन गर्म हो ले, ऑयल भी गर्म हो ले। ठीक है, उसके बाद हम चिकन पहले सोते करेंगे। अच्छा ये चॉप की हुई चिकन है, तो कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का कीमा बनवा लें। तकरीबन आपने इतना ही चॉप किया, कीमा बना दिया सारा? नहीं, इसमें क्यूब्स हैं। ठीक है, क्यूब्स टाइप है, ये क्यूब्स टाइप है जो नजर आता है। ठीक है, ठीक है जी, ये देखें, कीमा तो फिर बहुत छोटा हो जाता है। अब इसमें डाल दें, ये हो गया, ऑयल जो है गरम हो चुका, देखें ये आवाज है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सोते करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि बाज़ का तो रेस्टोरेंट में ऐसा होता है कि चिकन को पहले से। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन तो नहीं डालने वाले हम? नहीं नहीं, इसमें कोई इसका काम नहीं। जैसे हर डिश में पता नहीं क्यों हम जरूरी डालते हैं, वो देसी टाइप हो गया ना हर खाने में। मैं तो अदरक लहसुन जरूर डालती हूँ। लहसुन तो जो है कि वो हर डिश में चल रहा है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में भी जो है कि लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, कोई भी सॉस अगर बनती है तो उसके अंदर लहसुन और प्याज का जो है कि इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी सॉसें भी बनाई हैं, स्टेक्स भी बनाई हैं। स्टेक्स के लिए सॉसें जो भी हमने तैयार की हैं उनमें हमने लहसुन का और प्याज का इस्तेमाल किया है। शाकिर भाई से पूछिए, शाकिर भाई आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो शौक से खाते हैं और भाभी को फरमाइश करते हैं? करेले गोश्त। करेले गोश्त, भाई ये ना औखा काम है, भाभी की हिम्मत है हर वक्त। तो करेले बनाती है कि मूड ना हो तो, या मीठे बनते हैं करेले भाभी के? बनते हैं, मेहनत करती हैं, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है, तो मसला भाभी से पूछे, कितना बड़ा मसला है यार करेले पकवाना। अच्छा, मुझे कोई कहे ना मियां साहब तो मेरी जान जाती है, तो मैं कहती हूँ यार करेले नहीं कुछ और खा लो, बैंगन का भरता खा लो, वो इजी बन जाता है। तो जो डिश इजी बन जाए वही बना लो। अच्छा जी, ये सोते हो गए चिकन, और अब इसमें क्या डालने वाले हैं तन्वीर भाई? इसके बाद हम इसमें डालेंगे वेजिस और अच्छा, इसमें नमक भी डालना है? सारी नमक भी डाल रहे हैं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हम जो है कि हमारा पानी बॉयल हो रहा है, तो जाया ना टाइम ना जाया करते हुए इसके अंदर हम राइस डाल देते हैं, ताकि टाइम के मुताबिक जो है कि बाद का तो हमारा टाइम गुजर जाता है और हमारा डिस्प्ले नहीं लगा होता। ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए, मैं चल रही, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आज कैंसर के हवाले से बात हो रही थी, कैंसर की तशखीस किस तरह मुमकिन है, स्क्रीनिंग जो है मेन तरीका है, और स्क्रीनिंग क्या है, किस तरह होती है, ये भी बता दें। अभी हम बात करते हैं डर और खौफ। डर और खौफ सिर्फ जानना ना जानने की वजह से है, ये बताएं कि स्क्रीनिंग क्या है, किस तरह होती है? देखिए, कुछ कैंसर है जिसके अंदर अब स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर की हमने बात कर ली है, और काफी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि मैमोग्राफी एक 40 साल से ज्यादा की उम्र की औरतों को कहा जाता है। इसका फायदा क्या होने वाला है, ये बताएं। इसका फायदा ये होने वाला है कि जो औरतें बाकायदगी से अपनी एज ग्रुप में आके स्क्रीनिंग करवाती हैं, तो उनके अंदर जो हमारी डिटेक्शन होती है कैंसर की, वो स्टेज 1 से भी पहले की स्टेज जो होती है, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो रही होती है इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे हम जड़ों वाला कैंसर कहते हैं। वो स्टेज वो होती है कि जिसके अंदर अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो जाए तो उसको किसी किस्म के कैंसर के इलाज की मजीद जरूरत नहीं होती, पेशेंट 100% क्योर हो जाता है, उसके अंदर दोबारा कैंसर के आने के चांसेस नहीं होते। ये फायदा हमारे मगरबी ममालिक ले चुके हैं कि वहां पर औरतें 40 ईयर्स की जैसे होती हैं, वो सबसे पहला काम ये करती हैं कि जाके स्क्रीनिंग करवाती है अपनी मैमोग्राम, और वहां पर अब हमारी जो कैंसर की रेशियो है अर्ली कैंसर की, वो ज्यादा है, और वहां पर स्टेज 4 और स्टेज 3 का कैंसर पाया ही नहीं जाता, क्योंकि वो लोग स्टेज 1 से पहले ही डिटेक्ट करना शुरू हो गए। ये फायदा है कि हमारी औरतों के अंदर कैंसर फैलेगा नहीं और अमवात में कमी वाक़ई हो जाएगी। ठीक है, ये मारूसी भी तो है, यानी कि जरूरी नहीं कि 40 साल में हो, उससे पहले भी हो सकता है आपको, अगर आपकी फैमिली में चला आ रहा है तो इसके लिए तो एडवांस में जो है स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। जिन फैमिलीज में मैटरनल साइड से, यानी कि माँ वाली साइड से, ननियाल वाली साइड से जिन औरतों की फैमिली में खाला को, नानी को, वालदा को कैंसर हो चुका है, उनकी आगे जो फीमेल बच्ची हैं, यानी कि उनकी बेटियां आगे जो आ रही, उनको इस एज में जो हमने स्क्रीनिंग के लिए रखी हुई है, उससे 10 साल पहले उन्होंने स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, मीन्स कि अगर उनकी फैमिली में 45 ईयर से अबव
की औरतों में कैंसर हो रहा है, मीन्स कि उन्होंने 35 इयर्स में अपना ये काम शुरू कर देना है कि मैमोग्राफी करवाएं। जो यंग बच्ची हैं 25 साल की हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाएं। सालाना कराना है, मंथली है, 6 मंथ के बाद क्या है? ये 3 इयर्स में एक दफा करवाना है। एवरी 3 इयर्स हमने रिपीट करना है नॉर्मल स्कैन की सूरत में। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा किन किन केसेस में जो है स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है? जिगर का कैंसर, आप हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग करवाएं। किसी को अगर हेपेटाइटिस अपना इलाज मुकम्मल करे, अगर आप हेपेटाइटिस को बगैर इलाज के छोड़ देंगे वो आपका कैंसर में तब्दील हो जाएगा। ये तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ यार, उन्होंने जो है ये हेपेटाइटिस के इलाज कराए, इंजेक्शन तक लगवाए, जो इनका एक प्रॉपर कोर्स है, उसके बाद पता चलता है यार ये कैंसर में तब्दील हो गया। तो ये कैसे हो जाता है यार? क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को भी कैंसर हेपेटाइटिस जो है वो लेट पता चला। उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन बेसिकली जो हेपेटाइटिस है वो डायरेक्टली कैंसर में कन्वर्ट नहीं करता। आपने नाम सुना होगा जिगर में सिरोसिस हुआ, तो लोग कहते हैं जी आपके जिगर में सिरोसिस हो गया, चर्बी में कन्वर्ट हो गया। वो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो वो सिरोसिस करता है, बेसिकली वो सिरोसिस बाद में कैंसर में तब्दील होता है। खतरनाक है क्या ये सिरोसिस की जब हम बात करते हैं, चर्बी आ जाना, ये कितना खतरनाक है ये बताएं। देखिए अक्सर सुनने को मिल रहा है आजकल, मैं यही जानना चाहूंगी। ये सिरोसिस ही तो कैंसर की वजह बन रहा है ना। जैसे सिगरेट पीने वाले को हम कहते हैं कि अगर आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आपको मुंह का, गले का, हल्क का या फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, आंख का कैंसर हो सकता है, मसाने का कैंसर हो सकता है। ये सिगरेट पीने के साथ। ठीक है, डब्बे के ऊपर बना हुआ है जी। हैला, उस दिन तो मैं हैरान, मैं गई घर में और बाहर रोड पे एक डब्बी पड़ी, तो वहाँ पाँव को दिखाया जा रहा था और डैमेज उसके। तो कैंसर का मेन जो सिगरेट पीने से होता है, तो वो तो जो है आपको गले का दिखाना चाहिए था या मुंह का कैंसर, तो उसके बावजूद ही वही डब्बी लोग खरीद रहे होते हैं। देख रहे हैं शाकिर साहब बल्कि मांग रहे थे, वो मुंह वाली कैंसर वाली जो है ना, वो वाली दो देखो मांग आजा हो जा, सानू कोई फर्क नहीं पड़। ये तो हाल है शाकिर साहब हमारा। अच्छा, मैं तो डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा, जो आप खवातीन की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जो एक आम तौर पर बच्चियों में देखा गया हिजाब की वजह से वो डॉक्टर के पास जाने से भी गुरेज करती हैं, पहली बात। दूसरा, अगर उनको तकलीफ भी है तो ना वो अपनी माँ से शेयर करती हैं, ना अपने लाइफ पार्टनर से, ना अपनी बहनों से, अगर उनकी शादी नहीं हुई। इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब हमारे यहाँ? इसका इलाज मौजूद है, लेकिन हम इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं दे रहे। हम अपनी कम्युनिटी में इस तरह की कोई सेमिनार या मीटिंग नहीं कर रहे। काउंसलिंग की कितनी जरूरत है? यहाँ काउंसलिंग बनती है ना यार। कैंसर में जो इलाज से ज्यादा काउंसलिंग का रोल है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपका डॉक्टर या मुआलिज इसके काउंसलिंग करने में कामयाब हो जाता है तो वो पेशेंट को इलाज के लिए तैयार भी कर सकता है और उसकी फैमिली को ये भी समझा सकता है कि आपके इस पेशेंट के अब इलाज मुमकिन नहीं है। ये बात ऐसे भी की जा सकती है कि आपका मरीज मर जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। और ये बात ऐसे भी की जा सकती है कि उनको बताया जाए कि आपके मरीज की क्या स्टेज है और वो किस मरहले से गुजर रहा है और इसमें बुरी बात क्या हो सकती है और अच्छी बात क्या हो सकती है। उसमें आप उसको मैसेज दे देते हैं कि बुरी बात ये कि इसने मर जाना है, टाइम कम है। लेकिन एकदम स्ट्रेट वे से कह देना, ओब्वियसली हम समझते हैं कि पेशेंट भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एकदम उसके मुंह पे कह दिया जाए और फैमिली भी। ठीक है, और ये मुश्किल है किसी को कहना कि बस अब तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई। यार लाइफ, जिंदगी बहुत कीमती चीज है, कोई भी दुनिया से जाना नहीं चाहता। और जो है यार, मैं एज ए डॉक्टर जो है अपने डॉक्टर कम्युनिटी को भी आज इस हवाले से मैसेज देना चाहूंगा कि मेरी नज़र में एक अच्छा डॉक्टर वो है जो पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ काउंसलिंग करने में कामयाब हो जाता है। इलाज जो है वो हर बीमारी का मौजूद भी है और आप देखें कि कैंसर से ज़्यादा तो लोग ये सिरोसिस से, लीवर फेलियर से और डायलिसिस वाले पेशेंट देख लें रोजाना कितने मर रहे हैं, डायबिटीज वाले कितने लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये मैं इनकी बात को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो 10 साल पहले की बात है। हाँ। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स, उनकी मिसेस को कैंसर हुआ। वो एकदम से उनके घर में एक मातम किसी कैफियत हो गई। बिल्कुल। तो उस वक्त में डॉक्टर अब्रार अहमद जावेद साहब हमारे पूरे मुल्क में कैंसर का एक बाबे जिसे कहते हैं बाबा आदम हैं, अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा रखी हुई है। और जिस वार्ड में इस वक्त डॉक्टर अतीक काम कर रहे हैं उसके भी वो सरबराह रहे हैं मिनिस्टर में। आज मैं अब्रार साहब के पास गया तो उन्होंने सारी हिस्ट्री ली उस खातून की। तो उसने कहा कि ये बताएं आपको शुगर है? जी है। आपको ब्लड प्रेशर है? हाँ। तो कहने की तो इसमें परेशानी वाली क्या बात होगी कि अगर आपको कैंसर हो गया तो आपने पूरा का पूरा खानदान जो है वो रो रो के बुरा हाल किया हुआ है। कैंसर तो एक ऐसा मर्ज है कि जो जिसका इलाज हो सकता है, लेकिन ये जो शुगर और ब्लड प्रेशर इसका इलाज तो है ही नहीं। आपने मरते दम तक इन दोनों की दवा खानी है। अच्छा, ये बात बिल्कुल नहीं थी कि कैंसर का तो इलाज मौजूद है।
लेकिन ये दो बीमारियां जो हम हर दूसरा बंदा अपने साथ लिए फिर रहा है, उस पर हम कभी परेशान नहीं होते, उसके लिए कभी तकलीफ नहीं, सीरियस नहीं लेते, और उसकी वजह से कितने लोगों के गुर्दे हमारे खत्म हो जाते हैं, कितनी बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को ब्रेन हेमरेज है, आपको हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर की वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, और दीगर बीमारी जैसे किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उस तरफ हम कहते हैं नहीं नहीं, ये बीमारियां मेरे खानदान से पहले भी है ना, ये जो कैंसर आ गया ना, इससे मैं नहीं बचूंगा। हालांकि कैंसर की चंद एक इकसाम ऐसी हैं जिनका भी इलाज तशखीस अभी मराहिल से है, बाकी का सबका तो इलाज है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही। ये एक बुनियादी फर्क आ रहा है कि हमारे यहाँ अदम मतलब मालूमात की वजह से लोग परेशान हैं। साहब, अभी मैं बात कर रही थी कि जिंदगी बड़ी कीमती है और कोई भी शख्स दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। शाकिर साहब, जब मैंने स्टार्ट लिया तो उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। एक आयशा नामी बच्ची जिसकी वीडियो वायरल हुई, जिसने खुदकुशी की, इंडिया से ताल्लुक है, हिजाब किया हुआ था उस बच्ची ने, और वो जो है नदी या दरिया जो भी था उसके सामने खड़ी थी और उसने उसके बाद छलांग लगा दी। उसने ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल की और उसको नहीं पता पीछे वो तो चली गई ना दुनिया से, उसको नहीं पता। और ये वीडियो सिर्फ अपने उस हस्बैंड के लिए जो कि एक पत्थर दिल इंसान था उसके लिए उसने बनाई और कहा कि मुझसे आज़ादी चाहते हो तो मैंने तुम्हें आज़ाद किया। ठीक है, बहुत सारे अल्फाज आज मैंने उसको बताए भी हैं। यार यहाँ ये क्या ट्रेंड बनेगा इस तरह के लोग सोशल मीडिया पर आएंगे, वीडियो बनाएंगे और भाई हमने तो पीछे इनको सजा दे दी। ये गलत नहीं है, इसको रोकना नहीं है, हमने इस पर बात करनी है। हमने क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, पहली बात तो ये है कि हालात उस नहर तक क्यों पहुंचे, ये पहला तो देखे ना, जो खराबी है आप बुनियाद देखिए ना कि वो आखिर उसने इतना इंतहाई कदम क्यों उठाया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो हमें उसका तदारक करना होगा। दूसरा, ये किसी भी मसले का हल नहीं है कि आप मौत हल नहीं है। आज तो आप तो मिल गए, यकीनन आप तजियाकार है, बहुत अच्छा तजिया इस पर कर सकते हैं। हम बताएंगे देखने वालों को ताकि पता हो, बच्चियों को पता हो, पेरेंट्स को पता हो कि करना क्या है हमने। इस पर हम बात करते हैं नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और शाकिर साहब से बात हो रही थी उस बच्ची के हवाले से। तो इस तरह की वीडियो वैसे बहुत सारी हैं, वायरल होती रहती है, लेकिन कुछ गलत रस्मात जो हैं यार, किसी की जान ले रहे हैं, उस पर भी सख्ती से कानून है हमारे। हाँ, जहेज का कानून है, उस पर इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ किसी भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं है ना, कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है, तो लोग डिमांड करते रहते हैं कि हम मिन हैसुल कौम किस तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब उसने गलत इकदाम किया, एक वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर उसने वायरल कर दी, खुद उसने जान उसकी चली गई। अब तो असूली तौर पर तो ये चाहिए है कि ऐसी वीडियोस जितनी भी हैं, वो खा मर्द की हो या औरत की हो, उसको जो हमारा सोशल मीडिया का जो एक निजाम ये दिखाने का होना चाहिए, वो बात कर रही हूँ। दिखाने का मतलब उसका अंदर का कर्व था, अंदर के जो कर्व को जब आप शो करते हैं और मुस्कुरा के, यार उसकी आंखें बता रही थी वो किस उसमें है, किस मसले में है, किस प्रॉब्लम में घिरी है। अच्छा, यार ये देखें यार, चलिए प्रॉब्लम तो वो कह रही है, क्या ये हल था जो उसने तलाश किया? चलिए मेरा सवाल यही बात है ना, हल नहीं है, बहुत हल नहीं है। आपके पास एक हिम्मत है, आपको अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, बिल्कुल ठीक है। अब उसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं कि आप उसका बेहतर इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ क्यों जाते हैं? अच्छा, फिर जब ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया का ट्रेंड बन जाता है, अब लोग उस तरफ जाएंगे कि अच्छा मरने के बाद भी शोहरत मिल जाती है। बिल्कुल, ये देखे ना, ये इसका एक यंग जनरेशन में आएगा, ये पॉजिटिव साइड नहीं है। हमारे यहाँ तो टिकटॉक बनाते हुए दर्जनों लोग रेल की गाड़ी के नीचे आ गए, रेल के नीचे आ गए ना, मर गए। दर्जनों लोग दरिया बुर्द हो गए, समंदर में डूब गए, टिकटॉक बनाते हुए कि जी हम हवा में खड़े हैं, हम यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ी अजीबोगरीब हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। और जो असल बात है, मैं फिर उस पर आऊंगा, जहां जिस माशरे में तालीम नहीं होगी, तालीम का फुकदान होगा, आपको बार बार ऐसे वाकयात देखने को मिलेंगे। अगर बच्चा पढ़ गया है तो उसके माँ बाप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भी उसको नहीं रोकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारे यहाँ स्कूलिंग का निज़ाम है, स्कूल का निज़ाम भी अच्छा होना चाहिए। वहाँ पर हम वालिदैन कहते बस हम दाखिल करवा दिया, फीस दे दी, साढ़े अब मसला खत्म हो। देखिए, अब यहाँ एक मर्ज है जिसमें हम कैंसर की बात करते हैं। जब जिसको होता है उससे पूछे उसकी कैफियत क्या होती है, अंदाजा लगाए, उसके अंदर वो जो कर्ब है, वो दर्द है,
शायद वो किसी को बता नहीं पाता कि यार बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बस इतनी सी थी, अभी तो मेरे बच्चे इतने छोटे से हैं यार, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, कितने सारी सोचें आती हैं उस बंदे के जहन में या बंदी के जहन में। अच्छा, ये इंसान की फितरत है, अगर हाँ। वो 80 साल का भी होगा तो उसे लगेगा करता है अच्छा 80 जिंदगी साल ये कीमती कल है। की बात है, हाँ ये कल की बात है, मैं पैदा हुआ था, ये हुआ था, वो 80 साल गुजर गए। बिल्कुल लेकिन आप इस तरीके से जिंदगी का खात्मा ना करें। ठीक ठीक। तो डॉक्टर साहब यही बात, क्योंकि कैंसर से मैंने रिलेट की बात ये है, देखिए कैंसर के पेशेंट को देखें वो अपनी जिंदगी को कितना कीमती समझता है। जब आपके पास आप ठीक है, सेहतमंद है, दुरुस्त है, और आप उसको कीमती नहीं समझते, उसको समझते हैं कि खत्म कर देना चाहिए, तो कितना फर्क है। गरीब मरीजों के लिए कैंसर का फ्री इलाज करवाना या इसकी सहूलियात मौजूद हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। जी, हमारे पास जो है एक सोशल वेलफेयर का अदारा भी है, बैतुल माल का अदारा भी है, लेकिन वहाँ पर फंड्स की कमी की वजह से आते जाते रहते हैं फंड्स, इसलिए। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने जो ये सेहत सहूलत कार्ड कैसे है, उस पर पहले कैंसर के ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं थी, लेकिन वो स्टार्ट हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क्लिनिक पे ये जनूबी पंजाब में हमारा पहला प्राइवेट ये सेटअप है जहाँ पे हमें इजाज़त मिली है कैंसर के पेशेंट की फ्री ट्रीटमेंट की। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है या कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर में सेहत सहूलत कार्ड है और उनका पेशेंट कैंसर का है, वो हमसे रजू कर सकते हैं। उस कार्ड के ऊपर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तमाम इलाज ठीक है। अद्वियात भी दी जाती है नहीं, क्योंकि अद्वियात बहुत महंगी है। और ऐसे ही एक खातून ने मुझसे रब्ता किया और मैंने किसी एनजीओ के साथ रब्ता किया और मैंने कहा कि उनकी हेल्प आउट करो, तो उन्होंने कहा यार ये हम कुछ फीसद, कुछ परसेंटेज तो हेल्प आउट कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते, 40% कर सकते हैं। तो वाकई क्या ऐसा सिलसिला है, अगर कोई आना चाहे, कोई नीडी है, और क्या इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है? ये जो हमारा सेहत कार्ड है, इसके ऊपर उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, बल्कि उल्टा पेशेंट को जब डिस्चार्ज होता है तो उसको जाने का किराया भी दिया जाता है, सब कुछ। तो ये हमारे पास जो सहूलत है, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जिनके पास कार्ड है और वो खुद से अपने पैसों का इलाज करवा रहे हैं, वो हमसे रजू करें, हम उनको फ्री इलाज देंगे। ये उनका कार्ड है, उन्हीं के पैसे हैं, गवर्नमेंट ने उन्हीं को इलाज देना है, हमने जस्ट एक जरिया बनना है कि हमारे थ्रू उनको ये इलाज मिल जाएगा, उन्हें फ्री। डॉक्टर साहब, अच्छे भले गरीब लोग नहीं, अच्छे भले जो मिडल लोग हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। हमें लगता है कि स्टार्ट हुआ, चलो जी अच्छी खुराक देंगे, लेकिन जब इलाज कराना शुरू करते हैं तो डिफरेंट मराहल से गुजरना और जो है अफोर्ड करना बड़ा महंगा और मुश्किल हो जाता है। लोगों की जमीनें, घर तक जो है गिरवी हो जाते हैं या बिक जाते हैं। अच्छा, ये तासुर जो है ये भी अब खत्म होना चाहिए। हाँ। कैंसर इतना महंगा तरीका इलाज नहीं रहा। अब हर जगह पर मैंने, चूँकि मैं मीनार के साथ भी और जहाँ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं कैंसर वार्ड लिस्टर में, अक्सर मेरा आना जाना रहता है। मेडिसिन कंपनीज जो हैं वो बहुत सहूलियात देती हैं। मतलब अगर आप एक डोज ले रही है तो एक डोज आपको फ्री दे रही है टेम्परेरी। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलियात हैं। नंबर 3, बाज़ कैंसर ऐसा है कि उसकी इतनी महंगी अद्वियात नहीं हैं, और खुद जैसे बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि बैतुल माल है, सेहत कार्ड है, इसके अलावा मुखैर हजरात भी हैं। आप इस वजह से इलाज मत छोड़ें कि ये महंगा है। हमें कोई आके बताएगा कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं इलाज नहीं करवा सकता, तो ही हम उसकी मदद करेंगे ना। हाँ। हमें पता है कि हमने उसको कहाँ से इलाज करवाना है। अगर पेशेंट ये सोच के कि मेरे पास पैसे ही नहीं, मैंने इलाज नहीं करवाना, तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा पेशेंट है जो घर बैठा है। जी, जो पेशेंट हमारे तक पहुंचेगा हम उसे सहूलत देंगे, निश्चित में सहूलत देंगे, कहीं से फ्री ट्रीटमेंट की इलाज अगर उसको मिलता है वहां से लेके देंगे, सेहत कार्ड उसमें मिलेगा, बैतुल माल से अरेंजमेंट हो जाती है। महंगे इंजेक्शन हम बैतुल माल से लेकर दे रहे हैं। ठीक है। लोग 10-10, 15-15 लाख की दवाई बैतुल माल से ले रहे हैं, उनको मिल रही है। यानी ये सहूलत है और आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत सारे मुफीद मालूमात हमें प्रोवाइड की। शाकिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, तशरीफ लाए, और अच्छा लगता है, कभी कभी आ जाया करें। जी, मैं चक्कर लगा लिया करें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं चली बिल्कुल तनवीर भाई के पास, सलवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में ओमेगा 3 और 6 की खूबियों के साथ आपको सेहतमंद रखता है, कुदरती जो है ऑयल है। और जी अब बात करते हैं जी चाइनीज, वो मिसाले वाले राइस। हाँ, चाइनीज मिसाले वाले राइस बनाए हैं आज। जी। तो क्या किया, जल्दी जल्दी बताएं तनवीर भाई, और एक स्पून टेस्ट करके बताऊं कैसे। सबसे पहले इसके अंदर सलवा का ऑयल डाला। ठीक है। उसके बाद हमने चिकन को सोते किया, दोबारा से फिर हम थोड़ा सा रिपीट करके दिखा देते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर सारी सब्जियां डाली। ठीक है। जैसे अब मैं सब्जियां डाल रहा हूँ इसके अंदर, हमने सारी सब्जियां इसके अंदर कैप्सिकम वगैरह, गाजर और बंद गोभी डाल देनी है। ठीक है। और एंड पे हमने जो है कि सब्ज प्याज को
اور اس کو ڈالنا ہے گرین چلی کو ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اس کو تھوڑا سوتے کریں گے, پھر اس کے اندر رائس ڈالیں گے اور پھر اس کے اینڈ پہ مسالے ڈالیں گے. مسالے پہلے نہیں ڈالنے ورنہ وہ سبزیوں کے ساتھ چپک جائیں گے. یہ زیادہ اسپائسی نہیں ہے, اگر کوئی گریوی نہ بھی ہو تو پھر بھی چلے گا, لیکن ٹیسٹ بہت مزے کا ہے اس میں. یعنی فیل ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے بلیک پیپر ڈالا ہے, وائٹ پیپر ڈالا ہے, اور اس میں جو ہے کہ چائنا سالٹ اور نمک بھی ڈالا ہے. زبردست ہے. تو آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں اور بہت مزے کے جو ہے رائس بنائے ہیں. چائنیز مسالے دار جو ہے رائس ہے, ویسے تو فرائیڈ رائس کہتے ہیں ہم لوگ, لیکن اس میں تھوڑا سا اسپائس اگر ڈال دیں تو مسالے دار جو ہے رائس بن جاتے ہیں. مسالہ رائس زبردست. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے اور تنویر بھائی بائے بائے کر دیں. کے ساتھ تنویر بھائی کو بھی اجازت دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.